आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी अजीम हस्ती से मिलवा रहे हैं जिन्होंने रोजगार के सिलसिले में आधी दुनिया का सफर तय कर लिया। ये इंटरव्यू हम उनका फरीदाबाद में कर रहे हैं, उनके नए घर पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी फैमिली पाकिस्तान से यहाँ आई थी। जो एक रिफ्यूजी का दर्द होता है और उसमें काम करने का कामयाबी के लिए जो जज्बा होता है, अगर हिंदुस्तानियों को कामयाब होना है तो हमें जो पाकिस्तान से यहाँ लोग आए और आकर उन्होंने मेहनत की अपनी पढ़ाई से लेकर जॉब तक में, अगर हम उसको स्टडी ज़रूर हमको करना। ऐसे लोगों से हमको मिलते रहना चाहिए और उनसे अपने कारोबार के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, और हम फैमिली को कैसे हैप्पी फैमिली बनाएं, इन सब के बारे में सीखने की ज़रूरत है। ये बात मैं इसलिए आपसे लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपके बुजुर्ग पाकिस्तान से यहाँ आए थे। उस वक्त ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं वीराना था। इससे ज़्यादा मैं बात आपको क्या बताऊँ, बस इतना मैं कह सकता हूँ कि आप उन्हीं से सुनिएगा पाकिस्तान से यहाँ तक का सफ़र उनकी फैमिली ने किस मशक्क़त से कैसे पूरा किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी जो बेगम साहिबा हैं, शरीक हयात, आपकी वाइफ, उनके पिताजी, उनके दादाजी वहीं पाकिस्तान से ही आए थे। आप डेरा इस्माइल से आए हैं। आप हमें ये बताइए कि वहाँ से आना क्यों हुआ, आपने क्यों फैसला किया कि आप भारत से हैं? ये दरअसल फैसला मेरा तो नहीं है, ये परिस्थिति का एक फैसला है जो करना पड़ा होगा हमारे बुजुर्गों को। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी फैसला उन्होंने लिया उस समय, वो उस वक़्त की परिस्थिति और अपने बच्चों का भविष्य और सारी स्थिति को ध्यान में रख के ही किया होगा। लेकिन जो यात्रा उन्होंने करी और जिस परिस्थिति को वो झेल के यहाँ तक पहुँचे, वो अपने आप में मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति का सामना करके आए कि उसको अगर कोई चाहे तो एक केस स्टडी की तरह भी देख सकता है कि कैसे उन्होंने जो है सब कुछ होते हुए, सब कुछ उजड़ जाने के बाद दोबारा से जो है अपने आप को न सिर्फ एस्टेब्लिश किया बल्कि अपनी मेहनत के बलबूते पे एस्टेब्लिश किया। जी, आप मुझे थोड़ी सी जो पिताजी को, जब आपके पिताजी यहाँ आए थे, आप मुझे ज़रा सी वो थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री वो बता दीजिए वहाँ की। मेरे तो पिताजी सरकारी उसमें थे, सेवा में थे जी। तो वो तो खैर पहले से काफ़ी इधर उधर आते थे। लेकिन जो मैं अगर आपको अपने पूरे परिवार का और जो हमारा जो समूह जिसको कह सकते हैं, जहाँ डेरा इस्माइल खान जहाँ के हम हैं, उनके बुजुर्गों की बातें अगर सुनाऊँ तो पार्टीशन के बाद जब ये फैसला हुआ कि भाई बंटवारा जो है हो गया और आबादी का जो मूवमेंट शुरू हुआ, जी, यहाँ से बहुत बड़ी आबादी उठ के वहाँ गई, वहाँ से बहुत बड़ी आबादी उठ के यहाँ आई। तो हमारा जैसे परिवार अफगानिस्तान बॉर्डर फ्रंटियर साइड का वर्क था जी, तो बहुत लंबा सफ़र जो है तय करके आना था। तो पैदल, रिक्शा, गाड़ी, ट्रेन, कैसे कैसे जो है वो कई कई दिन बिता के जो है यहाँ तक पहुँचे। वो एक अपने आप में जो है वो एक रोमांच भी देता है, एक हिम्मत भी देता है और एक जीने की प्रेरणा भी देता है हमको। तो यहाँ आकर आपके पिताजी को सरकारी जॉब वापसी मिला? वो तो सरकारी में थे, तो सरकारी तो यहाँ आके भी सरकारी भी ही रहे। लेकिन हमारे बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे हैं जैसे आए और यहाँ आके पहले सालों साल टेंटों में रहे। फिर उसके बाद जो है बिरादरी ने, लोगों ने, सरकार ने फैसला किया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग, जैसे दिल्ली, अम्बाला, पानीपत, सोनीपत, बहुत सारी जगह में, ऐसे ही फरीदाबाद में भी जो है ये निश्चय हुआ कि भी चलो यहाँ पे भी जो है लोगों को बसाया जाए। तो बहुत सारे जैसे अगर आपको मैं पूरा बताऊं तो मतलब बन्नू के लोग बहुत आए यहाँ पे, देरे के लोग बहुत आए, झंग के लोग बहुत आए, कोहाट के लोग बहुत आए, पेशावर के लोग बहुत आए।
तो यहाँ बैठ के सब ने ये निश्चय किया कि भाई चलो अब कैसे जो है हम आपस में रहा जाए, कैसे परिवार इकट्ठे हो जाएं, मिले। फिर उसके बाद ये अरावली के पर्वत हुआ करते थे, जी इन पर्वतों को काट कर जो है अपने अपने घर बनाए, सड़कें बनाई, खुद ही उन्होंने मेहनत करी। और जी लेकिन जो मुझे लगता है कि हमारे परिवारों में जो एक अच्छा रहा कि पढ़ाई, कुछ करना है, ये एक जज्बा सबके अंदर रहा। और मुझे तो लगता है ये वही जज्बा है जो आज जो है पूरी पूरी कौम हमारी, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी एक एस्टेब्लिश कौम है, अपनी मेहनत के बलबूते पे बड़ी हुई कौम है। सब ने मेहनत करी है और एक दूसरे का ध्यान रखा है, परिवारों का भी ध्यान रखा है, और आज यहाँ तक पहुँचे। देखिए, आपने ऐसी बातें बताई हैं कि अगर ये हिंदुस्तान के बच्चों को मालूम हो जाए, ये कामयाबी का वो मंत्र है। सबसे पहले आपने इस बात पे जोर दिया कि शिक्षा शिक्षा बड़ी जरूरी है। आपने शिक्षा को हासिल किया, बिल्कुल। और शिक्षा हासिल करने के बाद में आपने जो अब दुनिया का सफर किया है, यानी एक जगह नहीं, और आपने भगवान को आस्था में तो रखा, लेकिन आपने उस पर यह भरोसा नहीं किया कि मैं यहां बैठा रहूं तो मुझे जॉब हासिल होगा। बिल्कुल, आपने चल के उसको हासिल किया, जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बेहद जरूरी है हिंदुस्तानियों को, कि हम आस्था इतनी रखें कि अपने आप को उससे अच्छा रख सकें। लेकिन जहां हमारे कारोबार का मसला है, जहां हमारी जो है एजुकेशन का मसला है, वहां हम जो है अपने पुराने लोगों को देखें, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जो हुए हैं। देखिए, भगवान होते हुए भी श्री राम को जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी गुरु वशिष्ठ के यहाँ। तो शिक्षा तो इसलिए ज्यादा जरूरी, शिक्षा का तो महत्व है ही है। आपने उसका ख्याल रखा। मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म कानपुर का है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का, क्योंकि मेरे पिताजी जो है गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो हर 3-4 साल में जो है ट्रांसफर होती रहती थी जी। तो उस सिलसिले में वो कानपुर में भी रहे, तो मेरा प्रवास वहाँ का है। तो आप अपने भाई बहनों में, आप कितने भाई बहन हैं? हम 8 भाई और 2 बहनें हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और अब तो मैं खुद जो है 7 वर्ष पूरे कर चुका हूँ, तो ईश्वर के वो आप दर्शकों को बता रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल जो है मैं सबके लिए बता रहा हूँ। और मेरे लिए तो एक गर्व की बात है कि मेरे जो है वो 8 भाई और 2 बहनें जो हैं, हम बहुत बड़ा पूरा परिवार है हमारा। अच्छा। सबका स्नेह मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा है। परिवार में सबसे बड़े कौन थे? परिवार में जो है मेरे सबसे बहन जो हैं वो सबसे बड़ी हैं, वो इस वक्त गुवाहाटी में हैं अभी भी। अच्छा। गुवाहाटी रहती हैं। वैसे तो उसके बाद जो ब्रदर थे हमारे वो अब नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो सब एक एक करके सबने जो है वो पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, और मैं तो छोटा था तो सबने मेहनत भी करी, मेरे जिम्मे उतनी मेहनत आई नहीं। जी। तो काम ज़्यादा आया, मेरे जिम्मे मेहनत ज़्यादा नहीं आई। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं छोटा था तो माँ मेरे जिम्मे जरूर आई। जी। माँ का बहुत स्नेह था मेरे पे। देखिए, वो तो इसलिए होता है छोटे बच्चे के साथ में, क्योंकि आखिर का वही होता है, और उससे प्रेम भी होता है। बिल्कुल। और सबका वो लाडला भी होता है, लेकिन सबके कपड़े भी उसको बिछाने पड़ते हैं परिवार में। बिल्कुल, सबकी बात माननी पड़ती है। दीदी खाना खा रही है तो उनके लिए पानी भी लाना पड़ता है, ये सब छोटे बच्चे को करना पड़ता है। मैंने जो है वो एक भाई की साइकिल साफ करता था जी, तो मेरे को जेब खर्ची मिलती थी। एक भाई के जूते भी पॉलिश करता था तो अलग जेब खर्ची मिलती थी। मैं जब सबसे पहले 10वीं पास करके 11वीं करी, उसके बाद जब मैं कॉलेज में जाने लगा, तब जो है मैं सबसे पहले जो है कॉलेज जा रहा था तो भाई ने कहा तो कॉलेज जा रहा, मेरी पैंट पहन के जा। अच्छा, वो भी दौर था। जी जी। उस वक्त ये चीजें हुआ करती थी कि भाई अपने कपड़े जो है, शादीशुदा भाई होते थे या बड़े होते थे, कॉलेज जा रहा अपने कपड़े दे दिया। साइकिल मेरी लेके जाएगा जी। एक ने कहा घड़ी मेरी ये ले। अच्छा, पहले दिन कॉलेज का? पहले दिन कॉलेज का। तो बहुत 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 याद है। जो खामी उनमें रह गई थी कि वो उन चीजों को लेकर वो कॉलेज नहीं गए, वो सब उन्होंने आपको दी कि आप इनको लेकर कॉलेज जाए। बिल्कुल। तो आपको लगा कि हाँ, अभी मैं स्पेशल हो गया और यहाँ आके कॉलेज में। बिल्कुल। आपने शुरुआती तालीम कहाँ हासिल की? मैं शुरुआत में तो हम आगरा में रहते थे, तो आगरा में मेरी बेसिक
जो है वो पढ़ाई वहाँ हुई। उसके बाद मैं 10वीं में जो है यहाँ आ गया था फरीदाबाद। जी। तो 10वीं में फिर यहाँ पे एक हमारा एक गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करी। गवर्नमेंट का कौन सा स्कूल है वहाँ? यहाँ पे एक है जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट जी विद्यालय है, तो वहाँ पे जो है मेरी पढ़ाई हुई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जी अंदर है वो। तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? मैंने ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा। ये कॉलेज जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आता था। जी। मैंने बीएससी करी वहाँ से। बीएससी आपने वहाँ से कंप्लीट। क्या उस वक्त आप ट्यूशन लेते थे अपनी पढ़ाई के लिए? कोई ट्यूशन नहीं, बल्कि मैंने तो बीएससी के बाद सीए करी है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जी जी। और उसमें भी मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली, बिल्कुल साइंस सब्जेक्ट से कॉमर्स के सब्जेक्ट में भी आ गया मैं। सर ये आप बात हमारे दर्शकों को बताएं कि ट्यूशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? नहीं, उस वक्त पढ़ाई बहुत अच्छी थी, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ने का एक जो सिलसिला है वो रखना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। जी। अगर आपको 3-4 घंटे रोज पढ़ना है तो पढ़ना ही है आपको, और उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। अगर आप 4 घंटे लगातार पढ़ लें और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ लें तो ईश्वर की जो है वो कृपा दृष्टि है। आपने लाइट और बगैर लाइट के भी पढ़ा है? नहीं, मेरे समय में लाइट रही करते हैं हमेशा जी। जहाँ तक मेरे को याद है। तो हाँ, आगरा तो राजधानी पहले हाँ, वही था हाँ, दिल्ली से पहले। टेंट एरिया था, तो जी। टेंट में जो है वो काफ़ी अच्छा होता। तो जैसे यहाँ गालिब दिल्ली में शिफ्ट हो गए, आप भी उधर से यहाँ शिफ्ट हो गए। गालिब लाइक तो हम नहीं हैं, लेकिन हाँ फरीदाबाद में जरूर आ गए। अब ये आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि मुझे सीए ही बनना है? ऐसा तो उस वक्त फैमिली में किसी का जोर होता नहीं था। आप सही कह रहे हैं। वो हुआ क्या कि साइंस में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरे नंबर कुछ ठीक आ गए, अच्छे आ गए जी। तो उस वक्त जो मतलब मैं पढ़ रहा था, मेरे से बड़ा भाई जो है वो कॉलेज में था, बाकी हम 6 भाई जो है सारे जो है वो जॉब कहीं ना कहीं जॉब में चले गए थे पढ़ाई ख़त्म करके। तो एक भाई ऐसा था जिसके ऑफिस में एक सीए था और बहुत यंग एज में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था जी। तो उनको लगा कि यार मतलब आप अगर ये कोर्स कर सकते हो तो बहुत यंग स्टेज मतलब अवस्था के अंदर जो है आप जो है बॉस भी बन सकते हो। जी। तो उन्होंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा अच्छा तेरे भाई ने ग्रेजुएशन कर ली, नंबर अच्छे हैं, तो लेके आओ। तो फिर मेरे भाई जो है वो अपने ऑफिस लेके गए, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में थे। अच्छा। तो उन्होंने जो है मेरी उनसे बात कराई, तो उन्होंने कहा, तब मेरे को साइंस के बावजूद तब ये पता चला कि सीए कोई कोर्स भी है। अच्छा, मतलब आपको सीए पता ही नहीं था, नाम मेरे को नहीं पता था। आपने सीए की वजह से पढ़ाई नहीं की, आप तो बस नेचुरल पढ़ रहे थे बस। और भाई को लगा कि अब कैरियर तो बनाना भी, खाली ग्रेजुएशन करके नौकरी क्यों करेगा, आप प्रोफेशनल में जाओ। जी। तो बस फिर उन्होंने बताया और ईश्वर की कृपा भी चलेगी। देखिए उस वक्त में सीए का करना ये समझ लीजिए चमत्कार से कम नहीं था। और मैं यही चाहता हूँ कि भारतीय बच्चे जो है ट्यूशन की तरफ ना जाए। और मैं ये समझता हूँ कि मैं भी 1984 में जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो उस वक्त ना तो कोई स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासें हुआ करती थी, ना कोई ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वो हमको जो होमवर्क दिया करते थे, तख्ती, हम लोगों ने तो तख्ती पे लिखना पढ़ना सीखा। हमारे लिए एक समय था, आपने इस समय से इस समय तक पढ़ा, किताबों का ढेर लगा हुआ था घर में और एक दूसरे से लोग मांग के किताबें पढ़ा करते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेट से ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं है, इससे मेमोरी जो है वो कमजोर होती है। किताब जो है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, में एक बड़ा दुख है। 1-2 बार अभी बात हो रही थी फिलहाल में, मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हमारी इस भारतीय संस्कृति में सभी बातें अच्छी हैं, मगर एक बात बहुत खराब है। ये मेरे दिल की बात है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ धार्मिक किताबों को पढ़ने की बजाय उनकी आरती की,
उनको चूमा, चाहे वो कुरान मजीद हो, चाहे वो कहना चाहिए कि रामचरितमानस हो, और इनको अलमारी में रख दिया सुना। हमने इनको पढ़कर नहीं देखा, इनके अर्थ को कभी नहीं खोजा। इसी वजह से आज हम विदेशियों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि देखिए हमारी किताबों से ये सब ज्ञान ले गए। इसमें गलती उनकी नहीं, ये गलती हमारी है। हमने उन किताबों को ट्रांसलेट नहीं किया, हमने उन किताबों की हिफाजत नहीं की। अगर आप आज भी उन किताबों का ट्रांसलेट करें, उनको नई करें, उनका नवीकरण करें, तो आज भी वो साइंस हम दोबारा नया पैदा कर सकते हैं हमारे देश से, जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं। बिल्कुल सही। और जो हम कहते हैं ना कि पुष्पक विमान बना लिया, पुष्पक विमान था, ऐसी चीजें थी हमारे पास में, ऐसी चीजें थी, बहुत चीजों का जिक्र करते हैं ना, ये सब बातें मिथ्या इसलिए मालूम होती है क्योंकि आप पूजने से आगे नहीं बढ़े किताब को। आपने कुरान को भी पूजा रखे। कितने लोगों को कुरान याद है, कितने लोगों को गीता याद है? बिल्कुल सही। या उनका जो कहना ये चाहिए अर्थ है। हमने बहुत सुना था, पंडित जब कोई मंत्र पढ़ते तो कहते, वो कहा करते थे अर्थात, उसका फिर अर्थ भी बताया करते थे। अब वो नहीं, बिल्कुल हमने सबको खत्म कर दिया है। आज हम देखते हैं, आज हमारे किताबों में सिलेबस नहीं है जो हमें संस्कार जगा सके। बिल्कुल आज का जो है बहुत फास्ट युग है। हमने, और देखिए मैं एक बात और बता दूं, अगर हम सच्चे भारतीय हैं तो इस बात को समझ लें कि शिक्षा हमारे यहां कभी नहीं बेची गई, और शिक्षा का महत्व समझ लीजिए आप। श्री रामचंद्र जी जिनकी पूजा करती है आधी दुनिया, आप सिर्फ इनको भारत का किरदार समझते हैं, आप सिर्फ भगवान इनको समझते हैं भारतीय लोगों का। आपकी गलतफहमी है। दुनिया के करीबन 18 देशों के अंदर रामायण लिखी हुई है और उनकी जबानों में लिखी हुई है। ये सिर्फ आपने भारतीय किरदार समझ लिया, सिर्फ आपने ये समझ लिया। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको एक जगह यरूशलेम के पास है जो राम अल्लाह के नाम से मशहूर है। राम अल्लाह है ना, 4500 साल पुरानी संस्कृति है वहां की। कहां है हम भारतीय? किताबों की स्टडी हमने छोड़ दी है। ना तो धार्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, ना हम, देखिए आप उनकी किताबें पढ़ रहे हैं हमने जो हमारे यहाँ। और दूसरी चीज, एक चीज हमने और की है, माफ कीजिए ये तो आपका इंटरव्यू है, लेकिन मैं आज आपके सामने ये दर्द कह रहा हूं चूंकि आप यहां से जाएंगे, और मैं समझता हूं कि अगर मैं अपना दर्द आपके सामने कह दूंगा तो ये बात मेरी मलेशिया तक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारी अपनी कमजोरियां हैं, हमने रिसर्च बिल्कुल छोड़ दी है। हम सोचते हैं कि हर काम हमको भारत सरकार करके देगी। आपके सामने जो शख्सियत बैठी हुई है, आधी दुनिया का सफर तय किया है इन्होंने, भारत सरकार के दम पर नहीं किया। पाकिस्तान से यहां आकर इन्होंने, आप देखिए अब क्या एजुकेशन हासिल की है, सीए की, और बगैर ट्यूशन के। ये सिर्फ जज्बे से होती है। इन्होंने उस चीज को फॉलो किया है जिस चीज को श्री रामचंद्र जी के पिताजी ने शुरू किया। वो क्या चीज थी? उन्होंने अपने बच्चों को, लक्ष्मण को, राम को, शत्रुघ्न को, भरत को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। बिल्कुल सही बात। गुरु वशिष्ठ ने उनको पढ़ाया, हर तरह की शिक्षा दी है उनको। जब हमारे यहाँ पढ़ने के लिए हमारे देवता जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पढ़ाई में तो कोई झिझक होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर हम मानते हैं श्री रामचंद्र जी को, तो पहला अध्याय ये है उनकी लाइफ का, पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। हर गए हैं श्री कृष्ण जी जो है वो गुरुकुल गए हैं जी। मैं तो श्री कृष्ण जी तो बाद के हैं, मैं तो रामचंद्र जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वो देखिए उनको पढ़ने के लिए जाना पड़ा। आज आप मलेशिया में हैं, आपने बहुत सारा वक्त जो है करीबन 20-22 साल आपने गल्फ में गुजारे हैं। हाँ, मैं गल्फ में जो है पहले 92 एक अरबी आए थे यहाँ भारत में। ये जो हमारा ये साउथ एशिया का हिस्सा है,
ये सब एक था, एक ही था पहले। बिल्कुल सऊदी अरब तक ये जो फिलिस्तीन जिसको हम कहते हैं, ये सब इधर था। ये दुनिया ऐसे बटी हुई थी, पूरब और पश्चिम, ये सारा पूरब का इलाका माना जाता है अरब का। ये अरब सागर जो अब इसको हमने नाम दे दिया है कुछ दिन से, पहले इसका नाम अरब सागर नहीं था। अरबी एक यहाँ आया और उसने ट्रांसलेट किया उसको अरबी में। उस वक्त की आप एजुकेशन देखिएगा अरबी की, तो वो यहाँ से उस पुस्तक को लेकर गया, उसने ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करने के बाद में उसने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया इसको, और उन्होंने बताया कि ये भारतीय शख्सियत की इजाद है, अलजेब्रा की जो है अलजेब्रा। बात करें। हाँ, बिल्कुल सही बात। देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने इजाद की है, उन्होंने ये बात बताई, तो उनको बताने की जरूरत क्या पड़ी, हमारे अपने लोग कहाँ थे। तो ये हमें, चूंकि हमारा ये इतिहास हम इसलिए हमारे सामने दोहराया जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में ये गलतियां ना हो। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए अभी बहुत सारी बातें आपसे हमें करनी है। मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूं कि अचानक आपके दिमाग में क्या आया कि यहाँ इस देश को छोड़कर, जबकि आपके पिताजी जो थे सरकारी जॉब में थे, विदेश यात्रा की जाए। क्या आप मस्ती के लिए गए थे? मैं आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब पहली बार निकला मैं, तो यही देखने के लिए निकला कि क्या है, चलो एक बार देख के आते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे भी मैं बहुत अच्छा सेटल रहा। मतलब आप जॉब के लिए नहीं गए थे वहाँ? जॉब पे ही गया था, लेकिन इसलिए चला गया कि चलो देख के आते हैं कि वहाँ क्या है, कर आते हैं, क्या है, घूम के आते हैं और देखेंगे कि वहाँ लगता है नहीं लगता, ठीक लगता है नहीं लगता। तो पहली बार तो मैं इसलिए ही निकला, लेकिन जब वहाँ पहुँचा और वहाँ गया तब मुझे समझ आया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं हैं जी, बल्कि कई फील्ड ऐसी हैं जहाँ भारतीय अपना दबदबा कायम कर चुके हैं और मेरे को उस दबदबे को और आगे बढ़ाना है जी। खासकर जो मेरी फील्ड है अकाउंटेंसी की। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो अकाउंट्स की फील्ड में पूरे दुनिया के अंदर सीए जो है, भारतीय सीए अपना लोहा मनवाते हैं आज की डेट में। ये बहुत गर्व की बात है। मैं कहता हूँ भारत के लिए, भारतीयों के दिमाग के लिए मैं कहूँगा, लॉ की फील्ड में जी, अकाउंटेंट्स की फील्ड में और डॉक्टर पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाते हैं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ, मैं कनाडा भी गया हूँ, वहाँ पे भी मैंने काम किया। मैं दुबई में जो था एक अमेरिका की कंपनी में एज ए CFO में लंबे समय तक काम किया मैंने, और हर जगह भारतीय अकाउंटेंट्स का जो है लोहा मानती है दुनिया। इस वक्त 8 साल से मलेशिया में हूँ मैं। हर की पोजीशंस के अकाउंटिंग पोजीशंस में, तो जो मैं अपनी फील्ड जानता हूँ, मैं भारतीय कहीं ना कहीं की पोजीशंस पे हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये एक बहुत गर्व की बात है, और क्यों नहीं, हम एम्बेसडर हैं अपने देश के। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि विदेश में गए हैं जी जी। भारत में कोई कमी थोड़ी है किसी को भी, ना भारतीयों को कमी है। भारत आज के समय में भारत जो है वो एक नाम है पूरी दुनिया में। तो यही सोच के मैं गया और ये सोच के रुका भी हुआ हूँ। और लोग आज की तारीख में विदेश हूँ, भारत में हूँ, भारत आज की डेट में बहुत से लोग वापस भी आ रहे हैं, आते हैं। मैं भी जो है अपना इतने साल, 30 साल हो गए मेरे को, लेकिन फिर भी मेरी जड़ें, मेरा जुड़ाव अपने देश से ही है। अपने देश के, अपने इलाके और अपनी ज़मीन का जो सुख है, सब जगह घूम के भी मेरे को लगा कि नहीं, अगर मेरे को घर बनाना है तो अपने घर में, अपनी जगह, जड़ों में वहाँ बनाओ जाके। तो ये सोच के मैं रहा हूँ और रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ, आता हूँ, अपने देश में भी रहता हूँ। देखिए आपने मुझे ये 3 फील्ड बताए, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, हमारे भारतवर्ष में मुगलों के दौर में हैदर अली और टीपू सुल्तान की रियासत में यहाँ से तलवार बन के जाया करती थी फ्रांस में। हम ये सब एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से तलवार, ठीक है। और हमसे ज़्यादा अच्छा लोहा कहीं नहीं। आप बिल्कुल सही करें। सबसे पहले
समुद्र के में जो जहाज होते थे जो जी पहले 15वीं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर, उस वक्त जो भारत निर्मित जहाज होते थे समुद्र में, वो उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो लोहा का जो अयस्क बनता था जी जी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहता था, और उसके लेने के लिए ही काफ़ी यहाँ पे आक्रमण हुए। आप और- बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये तो मैंने एक तलवार बताई, वो आम हथियार था उस वक्त। उसके बाद में हैदर अली करीबन 25 साल रहे, टीपू सुल्तान भी आए 20-22 साल हो गए शायद। हैदर अली ने काम शुरू किया था जो दुनिया में सबसे पहले हमारे यहाँ बना है, वो हैदर अली ने सबसे पहले बनाई थी। उसको आगे बढ़ाया टीपू सुल्तान ने, जो उसका नवीकरण किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा भी था कि मिसाइल मैन मैं नहीं, टीपू सुल्तान। उसमें कहा भी था, तो हर फील्ड में है। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो भारत का लोहा है पूरी दुनिया के अंदर, बशर्ते कि हम इस बात को सिर्फ कागजी ना समझें, बिल्कुल 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 हम इस पे अमल करके दिखाएं। आपने अभी बताया कि जब मैं वहां गया गल्फ कंट्री में, तो मैंने देखा, मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बहुत सारे भारतीय जो है वो की बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल है, कुंजी हैं, बिल्कुल है। तो ये पूरी जब तक पृथ्वी है तब तक कुंजी रहेंगे, मगर इस कुंजी को और कितना कीमती बनाया जाए और दुनिया इसकी हिफाजत करे। और दुनिया जो है हमें कभी डरा नहीं सकती। देखिए, ताकत से, एकता से, धर्म से पूरी दुनिया हमको नहीं डरा सकती। बिल्कुल। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि यहाँ कोई शख्स डरता है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, मैं मुस्लिम हूँ, फरीदाबाद की जिस जगह बैठा हुआ हूँ यहाँ सब लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं डरता वरता यहाँ किसी से नहीं, और मैं कभी नहीं डरा। तो जो भी इस भारतीय मिट्टी में पैदा हुआ है वो कभी दुनिया में किसी से नहीं डर सकता, चाहे उसके सामने पूरी फौज आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसको दिखाया है वीर अब्दुल हमीद ने। बिल्कुल। और भी लोग हुए हैं जिन्होंने ये दिखाया है। अभी भी बहुत सारे अभी ऐसे मिलिट्री में लोग हैं, बहुत हैं जो कारगिल में शहीद हुए हैं, उन्होंने ये दिखाया कि हम लोग कभी हार नहीं सकते किसी से, और कोई हमको जीत नहीं सकता। बस जरूरत है हमें अपने आप को पहचानने की। जब सिकंदर आया, जब वो नहीं जीत जी। सका, हाँ, कोई नहीं जीत कहाँ पाया। जीत सका वैसे आप देखो तो। हाँ आप उत्तर भारत से सिकंदर आगे कहाँ बढ़ सका? हाँ, नहीं, और भारत से आके ही वापस चला गया। और हम सिकंदर महान की बातें जरूर जो है वो सुनते आए हैं, सिकंदर महान, सिकंदर महान। साउथ इतना बड़ा, जी, आप देखो पूर्वी इलाका इतना बड़ा, वो तो उत्तर से आगे ही नहीं आ पाया। देखिए, बहुत बड़ी उस वक्त पावर थी सिकंदर, लेकिन लोग किसी ताकत से डरते नहीं है, चाहे सारी दुनिया एक साइड हो जाए और भारत एक तरफ हो जाए, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। मगर हमको ये ध्यान करना होगा कि हमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जिन किताबों की पूजा करते हैं उनको पढ़ना भी चाहिए, अपने साइंस को जगाना चाहिए। नेट की तरफ हम इतना ना जाए, किताबों की तरफ। किताबों की हिफाजत जरूरी है, इसीलिए डॉक्टर साहब ने देखी ये किताब, क्योंकि ज्ञान अगर रहेगा तो वो किताबों से रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जमीन पर बैठकर पढ़ने वाले लोग हैं। हमारे ऋषि मुनि जो है, जिनको दुनिया में पूजा जाता है, वो लोग जमीन पर बैठे हैं। जमीन पे बैठ के उन्होंने जो है बादशाहों को कहा नहीं कि आप झुके, लेकिन बादशाह झुके हैं। बिल्कुल झुके। ज्ञान वो ज्ञान है, ज्ञान की तो हर किसी ने पूजा करी, ज्ञान ही है जिसके कारण सब झुके हैं। जी। बिल्कुल। तो ये जो ज्ञान है ना, इसको हासिल करना बड़ा जरूरी है। आप जो दुबई में 22-23 साल रहे करीब, जैसा कि आपने बताया कि आप 2 बार दुबई में, एक बार पहले भी गए, फिर 5 साल बाद यहाँ आके वापस फिर दोबारा गया। फिर दोबारा आप वहां गए। आप दुबई से मलेशिया क्यों शिफ्ट हुए? दाना पानी जहाँ ले जाए, पहली बात। दूसरी बात, बहुत लंबा समय वहाँ हो गया था, तो मुझे लगा कि बहुत कुछ है दुनिया में देखने की। जी, और दुनिया के हिस्से को देखने की जिज्ञासा। सबसे बड़ी जो मुझे लगता है जो भारतीयों में खूबी है, जिज्ञासु बहुत रहते हैं। जी। तो
किसी एक मंजिल पर ठहरते नहीं हैं। नई नई टेरिटरी खोजते रहते जी हैं। जी जी। तो बस उसी खोज के उसमें सिलसिले में मलेशिया जाना हुआ। लगा कि बहुत अच्छी जगह है, बेहतरीन जगह, अच्छी है, रहने के लिए जी। भी अच्छी है और कामकाज के लिए भी ठीक है, चलिए वहाँ शुरू कर दिया। तो मलेशिया में आपने ऑफिस अपना? मलेशिया में मेरा छोटा सा एक कारोबार है जी। अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो ईश्वर ने जो है वो काफ़ी कुछ दिया है, परिवार बहुत बढ़िया, पत्नी 2 बच्चे सब सेटल्ड हैं, सब अपने अपने कारोबारों में हैं। तो हम छोटा मोटा कारोबार, बाकी अपना साहित्य सेवा जो हो जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप तो एक सीए आपने किया, बाद में कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन तक आप नहीं चाहते थे कि सीए, आपके जहन में भी नहीं था? जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने आपको जागृत किया कि आप इसको कीजिए। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, ये कविता का आपको बुखार कब चढ़ा? कविता का बुखार नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली क्या है कि हमारी जो मेरी माताजी हैं जी, माताजी 2013 में उनका देहांत हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और हमारी उनको जो है पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो खुद तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त जी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको जो है वो उर्दू लिखनी पढ़नी आती थी, हिंदी लिखनी पढ़नी आती थी, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में भी जो है वो, हाँ, वो हिंदी और उर्दू हाँ, पढ़ने वाले अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। और उनको इतना ज़्यादा शौक था कि उन्होंने इतनी किताबें अपने पास रखी हुई थी, इतनी किताबें थी उनके पास, पूरी लाइब्रेरी उन्होंने बनाई हुई थी। बचपन से ही मतलब मेरे को ध्यान नहीं आता कि हमारे घर में अखबार ना लगा हो। और एक स्टेज तो ऐसी है कि 3-3 अखबार हमारे घर आते थे। अच्छा। वो खुद भी पढ़ती थी और मतलब कटिंग्स बना बना के, कोई अच्छा टॉपिक लगेगा उसकी कटिंग सहेज के रखती थी अपने पास। तो बहुत बार तो जैसे बड़े होने के बाद भी, मैं जब दुबई में भी चला गया, कभी जब महीने बाद 2 महीने बाद जब आता था मिलने, तो जो है वो निकाल के, ये छोटू ये पढ़, मेरे को मैं छोटा था तो छोटू बुलाती थी। अच्छा। तो मतलब मेरे को वो कटिंग्स भी दिया करती थी पढ़ने के लिए, जो पसंद उनको थी, जो उनको पसंद थी, वो कटिंग आपको दिया करती थी। तो मतलब पढ़ने का शौक बचपन से ही जो है वो 8वीं-9वीं से हमारे को लगा दिया उन्होंने। और साहित्य और अच्छा साहित्य, फिर वो खुद भी लिखती थी। मेरे 2 बड़े भाई भी मतलब डायरी वगैरह लिखते थे, कुछ कविताएं वगैरह लिखते थे, तो बस मेरे को आदत तब से ही लगी। अच्छा, जो कविता लिखते थे आपके, उनका भाई का नाम बताइए आप। पूरन चंद नासवा करके एक भाई थे मेरे। अच्छा। उनकी अब तो नहीं है, डेथ हो गई है, लेकिन हाँ मतलब उनसे मेरे को बहुत आदत पड़ी जो है वो अच्छा लिखने की। तो मम्मी भी लिखती थी? मम्मी भी जो है वो लिखती थी। और आपको भाई की कोई कविता की 1-2 लाइन याद है? वो समय पे बहुत लिखते थे, समय चक्र पे बहुत लिखते थे। अच्छा। हाँ, तो समय चक्र की गति को लेके और काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा, लेकिन वो बहुत बिल्कुल पर्सनल डायरी की फॉर्म में ही रह गया वो। जी। अब तो मतलब लोगों के सामने नहीं आ पाया। हाँ, लोगों के सामने तो नहीं आया वो, लेकिन ये कि एक आदत जरूर उन्होंने मेरे को डाल दी। तो स्कूल कॉलेज, फिर उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ी गई लिखने की। तो स्कूल से ही आपको ये मर्ज लग चुका था? स्कूल से छोटा मोटा मर्ज लगा, फिर कॉलेज में तो फिर आपको पता है कॉलेज जी वो फंक्शन होते थे कॉलेज में। हाँ, तो कॉलेज में फिर धीरे धीरे थोड़ा सा संगीत का शौक हो गया। अच्छा। तो गाने का शौक लग गया साथ। ये शौक कहाँ से लगा आपको? ये वो परिवार में, क्योंकि जो है वो परिवार में पूरा जो है वो झुकाव, मदर ने हर किसी का झुकाव जो है उसी तरफ रखा। साहित्य में मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो मैं उस वक्त मैं खुद भी 2 या 3 साल का ही था। और बाकी ब्रदर मेरे, तो मतलब हमारे सबके ऊपर जो है माँ का बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव रहा। उन्होंने ही 8 भाई थे हम, तो सबको पढ़ाया। सब हमारे भाई सब पढ़े हुए हैं उस ज़माने के, सब पढ़े हुए, सबको पढ़ाया, पढ़ने की आदत डाली किताबों की। अगर किसी भाई ने काम भी किया तो उनको उन्होंने किताबों की दुकान पे काम करने के लिए डाला। मतलब देखिए कैसे जो है, हाँ प्लानिंग, मतलब सब सारे जो है वो एजुकेशन में है, सारे अच्छी पोजीशंस में मतलब रहे भाई जो है। हर कोई ग्रेजुएट रहा, किसने इंजीनियरिंग करी, सभी भाई ग्रेजुएट पढ़े। तो मतलब बहुत उनका जो है प्रभाव रहा कि उन्होंने एजुकेशन से बाहर नहीं जाने दिया। आप सभी भाइयों के क्रमवार
नाम बता दीजिए। हाँ, मेरे जो सबसे पहले आप दादाजी को नाम याद है आपको? क्या बिल्कुल याद है। बताइए आप। दादाजी हमारे गणेश दास नासवा, मेरे पिताजी गिरधारी, अच्छा, गिरधारी लाल नासवा जी, मेरे पिताजी का नाम। जी। सबसे बड़े भाई हैं मेरे बलबीर, वो नहीं है अभी। उसके बाद गोविंद नासवा, वो भी नहीं है। फिर ओम प्रकाश नासवा, वो भी नहीं है। पूरन चंद नासवा, वो भी नहीं है। उसके बाद हरीश नासवा, वो रहते हैं नैपाल। जी, सुभाष नासवा जी, वो गुड़गांव में रहते हैं। दीपक नासवा, वो जो पेरेंटल होम है वहाँ पे रह रहे हैं। जी। और मैं दिगंबर नासवा, सबसे छोटा। और बहनें? बहनें 2, एक सबसे बड़ी बहन अभी है हमारी कांता तनेजा है वो जी। और वो गुवाहाटी में है। उनसे छोटी की डेथ हो गई है, जसविंदर। 4 परिवार हमारा बहुत बड़ा और बहुत क्लोज परिवार है। परिवार में 20-22 बच्चे हैं। हमारे बच्चों की भी अब शादी हो गई, उनके भी बच्चे हैं। आपके बच्चों की? मेरी भी एक बेटी की शादी हो गई है 8 साल पहले। अच्छा। नहीं, मैं अपना परिवार जो 8 भाई हैं जी, हमारा, वो परिवार जो है, और बहुत अच्छा परिवार है। इतना मिलनसार और लेकिन इतना प्यारा परिवार। बचपन तो आपका बहुत अभाव में रहा है। वो क्या होता है जब सारे मिलके एकता में रहते हैं ना जी, मिलके जब रहते हैं तो कोई अभाव कहीं पे नहीं खटकता किसी को। ये याद रखने वाली बात है कि फैमिली को हमेशा जो है, बिल्कुल, ये बाहर के लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि फैमिली जो है छोटी होनी चाहिए, फैमिली में सिर्फ मियाँ बीवी और ये होनी चाहिए। हमारी यह भारतीय परंपरा ये नहीं है। हम अगर इसको परंपरा को देखते हैं तो आप राजा दशरथ को देख लीजिए आप, और आपको राजा जनक को देख लीजिए आप, और मैं कहूँगा कि आप रावण से भी सीख ले सकते हैं कि वहाँ भी वो पूरी फैमिली एक साथ थी। हम 8 भाई एक साथ रहते थे। बल्कि जैसे परिवार घर थोड़ा छोटा हो जाता है तो जैसे सबसे बड़े वाले भाई की शादी हुई तो नेचुरली फिर दूसरे की शादी होनी है, तो इतनी जगह नहीं थी। 233 गज का ही मकान था, तो वो उनको सरकारी मकान मिला तो वो वहाँ चले गए, फिर उनकी शादी हुई ऐसे। अच्छा, सरकारी? बाद के हम 4 भाई तो हम कंबाइंड फैमिली में ही रहे हैं और अच्छे लंबे समय तक कॉमन किचन के साथ और बहुत ही ज्यादा आनंद के साथ। देखिए, खाना भी एक जगह बनता था, खाना बनता था, 4 फैमिलियों का खाना। और 4 फैमिली नहीं, बाकी भाई भी आसपास रहते थे जी। तो आप ये मान के चलें कि रात्रि का भोजन इन कम से कम महीने में 15 बार तो ऐसा होता था कि पूरा परिवार बच्चे से सब वहीं रहते थे। वो समय हर बच्चे को आज की समय में वो समय याद है, क्योंकि उस वक्त जो आनंद लिया सबने, वो आनंद जो है वो आज भी मिलते हैं, आपस में तो बात करते हैं। और ये देखिए, सभी लगभग आपकी भाभियां भी, आपकी वाइफ भी, सभी पढ़ी लिखी रही हैं। तो ये चीज नहीं है कि वे पढ़े लिखे लोग जो है एक जगह नहीं रह सकते। नहीं, रह सकते हैं एक जगह, बिल्कुल रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं। और बहुत सम्मान बहुत रहना चाहिए हर हाँ, किसी का। हाँ, छोटे का भी, हाँ, छोटे का भी सम्मान रहना चाहिए और बड़े का भी सम्मान रहना चाहिए, और एक दूसरे के काम आते हैं। हाँ। बिल्कुल, अपने परिवार में आपस में लोग जरूर एक दूसरे के काम आते हैं। मैं तो कहता हूँ घर में 4 भाई हो, मेरे को इस लेवल तक लाने में मेरे भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरी कोशिश ये है कि अगर आगे मेरे बच्चे हुए, मैं दुबई में 20 साल रहा जी, मेरी पूरी कोशिश है कि परिवार के जितने बच्चे हैं जी, अगर मैं किसी के भी काम आ सकता हूँ तो बच्चे मेरे पास आए, बच्चे रहे। हाँ, परिवार के तरह बच्चे जो है 5-5, 10 साल मेरे साथ रहे। वहाँ पे भी मेरी पत्नी ने जो है, मेरे भतीजे, मतलब एक किसी समय में ही होता था मेरे 2 बच्चों के साथ मेरे जो है 2, 3, 4 भतीजे भी मेरे साथ रहते थे। मतलब इतना, हाँ, गल्फ में, क्योंकि इतना जो है परिवार का स्नेह था आपस में। इसमें क्या, ये रिश्ता जो होता है ना, जब आप चाचा को कहते हैं ना ये पिताजी हैं, ये चाचा जी हैं, तो दोनों के चरण छूने पड़ते हैं। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप, चाहे वो उम्र में आपसे छोटे हो, फिर भी आप चरण छूते हैं। तो जब तक ये भावना रहेगी ना कि ये हमारे पिताजी हैं दूसरे, बिल्कुल नहीं, तब तक हो ही नहीं सकता कि परिवार में जो दूरी पैदा हो जाए। तो ये जो हम सुनते हैं ना, श्री कृष्ण जी ने कहा था कि पूरा जो विश्व जो है एक परिवार है, तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। आज हमको इसी की जरूरत है
चूंकि भारत एक परिवार है और इस परिवार में जो मकानात बने हुए हैं, जहाँ जिंदगी में दो ही शख्स ऐसे हैं जो आपको डांट कर, फटकार कर, मोहब्बत से एक जगह बिठा सकते हैं, वो माँ बाप। माँ बाप, बिल्कुल। तो माँ बाप को बांटा नहीं जा सकता, और माँ बाप अगर कोई हुक्म करे तो उनके हुक्म को भी नहीं टाला, तो कोई कहने वाली बातें नहीं। हाँ, तो हमारे यहाँ तो देखिए ना, एक शख्स होता है कि वो अपने कांधे पे अपने माँ बाप को लेकर चलता है। श्रवण कुमार वो क्यों लेकर चल रहा है? उसको पता है कि मेरा तीरथ ये है कि मैं इनको कांधे पर लेकर चल रहा हूँ, इनका तीरथ वो है हाँ, जहां ये जाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ संस्कृति को जिया जाता है, हमारे यहाँ बातें नहीं बनाई जाती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए ये परिवार है। और आपने इस फैमिली का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये आपने अपनी फैमिली का जो जिक्र किया है, वो इसीलिए हमारे लिए काबिल कबूल है, क्योंकि हम ये मानते कि कहीं ना कहीं ये कृष्ण जी का दिया हुआ संदेश बिल्कुल है। आप लोग अपनी जिंदगी में इसको जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जीना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये आने वाले बच्चे भी जो है बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और रखते हैं। मतलब जैसे संस्कार वाली बात आप समझिए, हमारे परिवार में हर बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के साथ है, जी। वो रखता है, उनके साथ रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं इसको समझता हूँ आज की तारीख में। तो एक परिवार का एक महत्व है। देखिए, जो चीजें हमारे यहाँ खराबी पैदा हुई है वो बाहर से आई है, हमारे अपने कल्चर में बिल्कुल नहीं है अपने कल्चर में। हमारे यहाँ अनाथालय भी नहीं थे, और हमारे यहाँ वृद्धाश्रम भी नहीं थे। बिल्कुल, ये कल्चर दोनों बाहर से आए, और हम इन दोनों कल्चरों के विरोधी हैं। माँ बाप तो मेरा तीरथ है, बिल्कुल है। मैं अपने तीरथ को वहां कैसे छोड़ सकता हूँ अकेला? और माँ बाप अगर यहाँ से वृद्धाश्रम जाते हैं तो उसकी वजह कहीं ना कहीं हम हैं। बिल्कुल, हमें उनसे बुढ़ापे में वो बातचीत करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके अनुभव जो है ना वो शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल है। तो अपनी अगर जब हम कोई बात रखते हैं तो फौरन उसका हल बता सकते हैं। बिल्कुल बता, क्योंकि वो उन्होंने जिया है उसको। भूख को कैसे काबू में करना है वो हमारे बुजुर्ग बता सकते हैं, हमारे माँ बाप बता सकते हैं। और सबसे ज्यादा निस्वार्थ राय जी माँ बाप ही दे सकते हैं। जी जी जी। देखिए, बहुत सारी हमने इस पे बातें की हैं रिश्तों पे। मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि आपकी शादी कौन से सन में हुई? हमारी शादी हुई देखिए, ये भी एक चीज है कि हमारे यहाँ स्त्री को ये चीज याद रहती है कि कौन से सन में शादी हुई और कब हुई। इसकी वजह भी हमारे भारतीय संस्कार है। भारतीय लोग फॉर्मेलिटी नहीं करते, जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। ये हमारी पहचान रही है। तो 89 में आपकी शादी हुई, तो ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? नहीं, ये मैरिज तो अरेंज ही थी, लेकिन प्यार में तब्दील होगी बहुत जल्दी। बाद में मतलब? नहीं, प्रथम लोक में होगी। अच्छा, किस तरह से हुई, जरा हमें उसके बारे में बताइए आप। बस वो हम देखने के सिलसिला था, हम देखने गए। अच्छा, वो आपके दौर में कहाँ देखा था आपने? मैंने वैसे तो बाहर हमने देख के, ये मेरी पत्नी जो है मेरी भाभी के साथ जो है वो टीचर थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम फॉर्मली देखने का सिलसिला करेंगे, पहले आप दोनों एक दूसरे को वैसे ही इनफॉर्मली देख लें। तो बिना बताए हुए मैंने इनको देख लिया था। मुझे उम्मीद है कि इन्होंने भी देख लिया होगा। कर दो, मैं मुझे उम्मीद है इन्होंने देख लिया होगा। अभी ये मानते नहीं है, अभी तक माने नहीं है। नहीं, अगर उन्होंने देखा होता तो मान लेती हूँ। अब पता नहीं मेरे को, लेकिन बहरहाल मैंने तो देख के पहली बारी में मेरे को तो पसंद था, तो मैंने कहा ठीक है। अब आपने ओके कर दिया। अब मैम पर डिसीजन रह गया कि वो पास करती है, आपको नहीं करती। वो फिर जो है वो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम घर आना चाहते हैं आपको देखने। किसने कहा? हमारी भाभी ने इनके पिताजी से बात करी जी। तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इनसे पूछ लिया होगा कि तुमने भी नजर मार ली तो बताओ तुम। हाँ। तो हम गए हैं तो हाँ होगी इनकी, मैं तो ये मान के चलता हूँ अभी तक। देखिए, उस वक्त तो ऐसा नहीं था हमारे यहाँ, स्त्री ने कभी हाँ ना नहीं की है। ये आप महज उनको छेड़ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये था कि मैं जब गया तो ये एक दीवान पड़ा हुआ था इनके ड्राइंग रूम में, उस दीवान पे चादर डाल रही थी
जी। तो वो झुकी हुई जो चादर वाली वो थी, वो अभी भी मेरे दिमाग में वही छवि रहती है। अच्छा, हाँ ये रहता है जब पहली बार किसी को देखते हैं तो बस या जो दिल में समा जाए उसकी वो पहले वाली छवि हमेशा रहती है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। तो वो छवि बस वो जाके हमने फॉर्मली बस वो हाँ करनी थी और पूछना था कि आपने पसंद है, आपको पसंद है तो हम हाँ कर सकते हैं आपस में। अच्छा, आपने बात की थी आप आपस बिल्कुल, में? मैंने पूछा इनसे। अच्छा, मैं ये नहीं चाहता था कि जो है वो तो आपने मैम ने हाँ कर दिया? हाँ कर ही दी उन्होंने। हाँ, हाँ कर दी तो हमने कहा फिर बस चलो। अच्छा, हम तो चाहते थे कि साथ साथ आपकी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि भाई वो इनकार नहीं कर सकती थी मैम। ये तो पता नहीं 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 नहीं, ये बात इतना खुलासा किया नहीं उन्होंने, लेकिन देखिए मैं ये समझता हूं कि भारतीय औरत आप कितना ही बड़ा तोहफा दे दीजिए उससे इंप्रेशन नहीं होता। वही कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए उसका भी इंप्रेशन नहीं होता। आप अपनी बात में कितने सच्चे हैं इसका ज्यादा। हमारे यहाँ आज भी पढ़ी लिखी लड़कियां भी अगर उनसे पूछा जाए कि आपको लड़का पसंद है तो वो आज भी ये नहीं कहती यस, वो खामोश रहती है। यही हमारे यहाँ भारतीय कल्चर में हाँ मानी जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैम ने कहा हो आप यस, अगर ऐसा होता तो वो आपके साथ कहीं जाती नहीं क्योंकि टीचर थी। लेकिन हाँ बहरहाल उन्होंने पसंद कर लिया थी हमें और ये हमारी खुशकिस्मती तो उन्होंने पसंद कर लिया। बहरहाल कुदरत ने आप में वो चीज़ें रखी और मैं ये समझता हूँ कि वाकई आप में वो खूबियाँ मौजूद थी। अल्लाह आपकी आपस में ये मोहब्बत इसी तरह से सारी ज़िंदगी जब तक आप एक दूसरे को देखते रहें, एक दूसरे के लिए जो है दुआएं करते रहें, एक दूसरे का सम्मान करते रहें, यही मैं प्रार्थना करूँगा। दूसरा मैं आपसे ये मालूम करूँगा, जब कोई इतिहास बनता है, आपने एक इतिहास बनाया है गल्फ में जाकर और तमाम भारतीयों ने यही काम किया है, फिर मलेशिया जाकर आपने मैम को साथ रखा है। ये एक इतिहास है। आप विदेश में गए, आपने साथ रखा, तो मैं ये समझता हूं कि सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए जो उनकी जॉब अच्छी हो जाए, गल्फ हो चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो। आप हमें ये बताइए कि आपकी शादी किन परिस्थितियों में हुई, घर के हालात क्या थे उस वक्त? शादी तो परिस्थिति तो खैर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति मेरे को नहीं लगता है कि थी हमारे, लेकिन हाँ क्योंकि हम 8 भाई थे जी, और सबकी शादी होनी थी और सबसे बड़े वाले भाई जो थे हमारे उनका विवाह हुआ तो अब कोई पहले ऐसी तो परंपरा थी नहीं कि वो बड़े भाई बाकी हैं शादी के लिए, विवाह के लिए और हम नीचे वाला के मैं जाके करके आ रहा हूँ। जी 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 जी, क्रम चलना था पहले। और ये भी था कि बड़े भाई का ये था कि नहीं, पहले परिवार फैमिली सेटल हो जाए, भाई जो है वो एक लेवल तक आके पढ़ लें कर लें, तब जो है मैं तो बड़े भाई ने ये कुर्बानी दी और बिल्कुल मैसेज दिया। मैसेज अपने तरीके से उन्होंने ये सबको मैसेज दिया। फिर बड़े भाई की मैरिज हुई, दूसरे भाई की, फिर वो नंबर धीरे धीरे आ रहा था। तो हमारे ये भी हुआ कि उस ज़माने में भी सन 81 में हमारे मेरे 2 भाइयों की एक साथ मैरिज हुई। वो भी उस ज़माने में हमारे एक बड़ा एक वो था कि एक ब्रदर की एंगेजमेंट हो गई तो साथ साथ जो है वो उससे छोटे वाले का भी रिश्ता जैसे आने को हुआ तो वो भी जो है देखा और वो भी पसंद हुआ, रिश्ता सेट हो गया था। तो हमारी मम्मी ने कहा कि ऐसा करो, दोनों अलग अलग परिवार थे, अलग अलग जगह से, एक लखनऊ से और एक मथुरा से, कि एक ही शादी हो रही है, दूसरे को बोला आप भी आए, वही एक ही परिवार एक ही जगह मैरिज कर देते हैं। तो एक ही मंडप में दोनों भाइयों की हमारी शादी हुई। वो भी अपने आप में एक नज़ारा था फैजाबाद में हमारे, कि एक ही अग्नि के जो है वो आगे बड़ा वाला भाई चल रहा था, पीछे छोटा भाई चल रहा था। जी जी, यहाँ 2 मंडप नहीं लगाए जाते, 2 मंडप नहीं लगे, तो एक ही मंडप में, और दोनों को अलग अलग परिवार थे। वो 2 परिवार और हमारा परिवार, हम 3 परिवारों ने एक जगह मिलकर जो है 2 भाइयों की हमारी शादी हुई। तो ऐसे थोड़ा सा नंबर जल्दी आ गया हमारा।
तो मैम का साहित्य में, आपके साहित्य में मैम का योगदान क्या है और आपकी लाइफ में? क्योंकि इसमें तो मेरी तो तब से जो है वो कल्पना ही ये है। अच्छा, मेरी हर कविता, मेरी हर गज़ल, मेरी हर चीज़ की पहली श्रोता यही हैं, पहली क्रिटिक यही हैं, और पूरी की पूरी कविता के बैकग्राउंड में अगर कोई शेर या कोई कविता या कुछ भी, या कोई पंच मैं कहूँ या जो भी कुछ कहूँ, अगर उसमें कोई नारी पात्र आता है या कल्पना आती है तो वो यही है। अच्छा, तो यही प्रेरणा है उसकी पूरी पूरी, मेरे तो सारी साहित्य की प्रेरणा यही है, कविताओं की, गजलों की, बिल्कुल यही प्रेरणा है। हम अभी उनको भी यहाँ बुलाएंगे, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। आपसे ज़रा सी एक और बात रहती है, ये आपके जहन में कहाँ से आया कि भाई ये सभी साहित्यकारों को जोड़ा जाए, अलग अलग मुल्कों से लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपने एक संस्था बाकायदे इसकी? ये दरअसल एक ऑलरेडी एक जो है वो अमेरिका में एक अशोक सिंह जी हैं, जिन्होंने जो है एक शेर अर्ज किया है के नाम पे। दरअसल ये कोरोना काल में हुआ। जी जी। तो जैसे सब अपने अपने उसमें आ गए, तो एक ये उन्होंने शायद निश्चय किया कि भी चलो जहाँ जहाँ पे शायर हैं, कवि लोग हैं या साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, चलो मिलके एक कार्यक्रम किया जाए सप्ताह में। जी। तो कोरोना में ये शुरू हुआ। मैं भी 2-1 महीने बाद उनसे जुड़ा, लेकिन जब जुड़ा तो फिर वो उसमें जुड़ते चले गए, उसी में अब तक मैं भी हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। और हम सब मिलके जो है वो एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहता है। हर हफ्ते जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ते हैं उसमें लोग, नॉर्वे से भी जुड़ते हैं उसमें, यूरोप में भी हैं, अमेरिका से हैं, भारत से हैं बहुत सारे लोग, मलेशिया से हैं, जैसे मैं खुद मलेशिया से हूँ। तो अब सिंगापुर से लोग जुड़ते हैं उसके अंदर, कई बार अफ्रीका से भी जो लोग जुड़े हैं उसमें। तो एक वो बहुत अच्छा एक समूह बन गया है जिसमें कम से कम मेरे हिसाब से 100 एक शायर, कभी परिस्थिति ऐसी होती है, कभी कोई नहीं आ पाता, कोई व्यस्तता होती है, कभी कैसे, लेकिन आज की तारीख में भी हर शनिवार को एक शेर अर्ज किया है कि हमारा कार्यक्रम निर्बाध पिछले 5 वर्षों से चल रहा है। लगातार हर हफ्ते शनिवार के दिन शाम को आंधी तूफान, कुछ आंधी तूफान जो भी है, अशोक सिंह जी का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें जी, जो है वो बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम चलता है। हाँ, हफ्ते में जो है वो 2 मिसरे देते हैं हम जी, और उन मिसरों पे तरही गज़ल कही जाती है। बाकी जो अपनी कविता बोलने हैं वो कविता भी बोलते हैं अपनी, लेकिन तरही कहने वाले उसमें बहुत सारे लोग हैं जो 2 तरही गज़ल जो है वो हर हफ्ते होती है। और बहुत अच्छे मशहूर लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, प्रेम जी जुड़े हुए हैं, मिश्र जी। मैंने देखा था यहाँ आपके साथ में जब सम्मान किया गया कविता मंडल जी के उस पर प्रोग्राम में, तो मैंने देखा कि आपके साथ वहाँ यहाँ और भी लोग थे। वो सब यही दिल्ली से हैं या बाहर से? हाँ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिल्ली से भी हैं और नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। और बहुत अच्छे लोग बहुत जुड़े हुए हैं। अनिमेश जी हैं, अनिमेश शर्मा जी बहुत अच्छा लिखते हैं, गाजियाबाद में हैं। आलोक जी हैं जी, आए थे आलोक जी, तो अनिमेश तो बहुत ही अच्छे लिखते हैं। हाँ, उनके गुरु भी बहुत प्यारे शख्सियत हैं। हाँ, और बहुत अच्छा लिखने वाले मतलब जी लोग हैं। आदरणीय कुंवर बेचन जी के सुपुत्र हैं, वो जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं जो। जी जी, उनकी पुत्री भी एक लिखती हैं जो है वो, और उनकी एक नवासी है वो भी लिखती हैं। तो मतलब काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा जो है वो कार्यक्रम रहता है। अच्छा, आपने संगीत में भी हाथ आजमाया है? संगीत का मेरे को शौक रहा बहुत बचपन से, तो मैंने थोड़ा सा क्लासिक सीखना शुरू किया और 2-3 साल तक जो है वो क्लासिक सीखा, शास्त्रीय संगीत जी। और साथ साथ मेरे को थोड़ा सा शौक हुआ कि चलो क्लासिकल में आपने क्या क्या सीखा? हारमोनियम बजाने का अच्छा। अभ्यास किया। तो अब जो है मैं अच्छा लंबा समय जो है वो कैसियो, आजकल तो जी, हारमोनियम जी। है तो कैसियो अपने शौक के लिए, बस अपने आनंद के लिए, अपने वो तो आप मोबाइल पर भी बजा सकते हैं। हाँ, मैंने मलेशिया में घर में रखा हुआ है, जी, तो उस पर हाथ साफ करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी तो ये देख रहा हूँ, ये दिखाइएगा जरा, ये तबला रखा हुआ है और एक ये ढोलक। ढोलक रखी हुई है। हाँ, और हाँ, अब जरा ढोलक हमें बजा कर दिखाइए आप। ढोलक तो मतलब कोई मैंने फॉर्मल बहुत ज्यादा कोई बात नहीं, आपने जितना भी, ये भी तो
आप एक सीए होकर और ये चीजें करते हैं, क्योंकि ये ढोलक भी हमारे भारतीय संगीत का हिस्सा है। हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं। हाँ, मैं आपको बात बता दूं कि इसके जो इजाद करता थे अमीर खुसरो है। अच्छा, नहीं आप गाओ, पत्नी हमारी थोड़ा थोड़ा हाँ, गाती है। आप मैम आप इधर तशरीफ लाइएगा, क्योंकि आप भजन बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं, इसलिए हमने आपको ये कष्ट दे रहे हैं, माफी चाहते हैं। लेकिन सर की ताल पर गाना आसान नहीं होता। हाँ, क्योंकि अभी तक इनकी ताल पे मैं गाता हूँ सारी चीजें सारी चीजें करता हूँ मैं, तो मेरी ताल पे गाता हूँ, एक तो गाई सकती जी जी जी। हूँ। एक कृष्ण के ऊपर है, जैसे मस्ती करते हुए वो राधे राधा माँ से बोलते हैं जी कि मेरी राधा रानी से ब्याह कराओ, तो वो कहती है अभी तो तुम इतने छोटे से हो, इतने नटखट हो, तुम्हारा ब्याह थोड़ी करेंगे। तो उसके ऊपर ऐसे ही है ये अच्छा अच्छा। भजन है वैसे, भजन है, मतलब गाते हैं लोग। मस्ती के लिए है बस। कृष्ण जी। श्री कृष्ण, तो कृष्ण जी अपनी माँ से बस वो जिद करते हैं, तो उसके ऊपर ये बस है। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चलाऊं। देखो क्या कहते हैं कृष्ण कन्हैया मैया से, धमकी दे जो रहे हैं। नहीं ब्याह कराए तेरी मैया तेरी गैया ना ही चलाऊं। आज के बाद तेरी मैया तेरी पहली बरनाम आएगा। अब जीत हारना राधिका गोरी से मन की डोरी में मैया करा दो मेरो ब्याह। वाह 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 वाह। बस ये आनंद लेते हैं जी हम ऐसे ही। देखिए ये तो जीवन का आनंद है, ऐसे लेते रहते हैं। हम लोग ऐसे कभी कभी जब परिवार वाले इकट्ठे होते हैं तो महफिल जमाते हैं, हाँ, ये देखिए बहुत अच्छी भजन बात है। गाते हैं, सब भाभियां भैया सब। हाँ, और हम धमकी हम ही नहीं देते थे, हमारे पुरखे भी दिया करते थे। बिल्कुल। अगर आप मेरा इससे ब्याह नहीं कराओगे तो मैं काम नहीं करने जाऊंगा, मैं वहां नहीं करूंगा जॉब। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, वो जी, जी, बोलते जी, हैं जी, जी। एक के बाद एक, ये नहीं और करो, मैं तुम्हारा ये- पानी लाकर नहीं दूंगा बाहर से, पहले तो हाँ। बाहर से पानी आता था घरों में, तो- कुएं से पानी खींचा जाता था। ये और मुझे ये लगता है ये तो हमारी माँ से ही कर सकते हैं। जी। संस्कृति की इतनी विशेषता है जी कि हर चीज जो है वो हास्य में है, और हाँ। हर चीज जो है वो खुशी में के है, हमारे यहाँ स्वांग हुआ करते स्वांग थे। है, खुश है। हाँ हम पूजा भी करते हैं, आरती त्योहार भी भी करते हैं, तो उत्सव हाँ। की तरह उत्सव की तरह मनाते हैं। उत्सव कहा जाता है। हाँ, आनंद हमारे में। यहाँ ये सब उत्सव ही उत्सव है। ये है, हाँ। जीवन अपने हाँ। आप में एक उत्सव है वैसे हाँ। आप देखें तो। देखिए हम मथुरा में हम देखते हैं कि सिर्फ रंगों से होली नहीं मनाई जाती, फूलों से भी मनाई फूलों से जाती भी है। मनाई। आखिर इसी देश के अंदर ये जो है पुरुष का आधा शरीर अर्धनारी है, ऐसे ही नहीं है शिव को अर्धनारी कहा गया है। बिल्कुल। वो हम लोग जीते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। जब आपकी शादी हुई और मैम वहां आई तो आपने इनसे किस तरह से बातचीत शुरू की? क्योंकि पहले से तो आपकी बात ज्यादा तो होती नहीं थी, कभी हो गई तो बस उस वक्त तो नमस्ते और यही चीजें होती थी। आपके पिताजी कैसे, आपकी मम्मी कैसे? नहीं, हमारी बातचीत हो जाती थी अच्छा, बीच बीच नहीं, में जो है हमारी वो। बातचीत होती थी देश की, देश हाँ। के ऊपर। लेकिन हमारी बातचीत के हमारी देशभक्ति बातचीत- टॉपिक हाँ, रहता था। हाँ, विषय अलग रहते थे। हमारे विषय वो नहीं रहते थे। हाँ, ये मेरे ख्याल से आप यहाँ रख दीजिए हाँ, इसको। विषय ऐसे नहीं होते थे कि हाँ, उस सब वक्त ऐसे प्रेम विषय वाले हुआ होते करते थे, थे। हाँ। प्रेम के विषय नहीं होते थे, कि लेकिन हाँ, हाथ टच भी नहीं हाँ। होना चाहिए, दूर हाँ। दूर
गजलों का बहुत शौक होता था हमें। जी। उस वक्त गजलें की मिर्जा गालिब नया जो है वो सीरियल टीवी पे आया था, जी, मिर्जा जी। गालिब की गजलें तो मैं पहले से भी जानता था, हाँ, लेकिन तो वो तब जो तो है नसीरुद्दीन शाह ने उसमें किरदार अदा किया था। तो तोहफा हमें सबसे पहला वही मिला था। तो सबसे पहला नसीरुद्दीन तोहफा जो मैंने के- इनको दिया, मेरी बातचीत हुई, इन्होंने कहा मेरे को भी पसंद है गजल, अच्छा तो मैंने सबसे पहले वो जगजीत सिंह का जो कैसेट का पूरा सेट था जी। हाँ, वो मुझे गालिब की तोहफा गजलों दिया। का, तो वो इनको तोहफे में दिया। अच्छा, वो खरीद कर आपने दिया। उस वक्त तो वो ऑडियो और हाँ, वो होता था टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर, हाँ। HMD के जो है वो HMD उनकी कैसेट। रिकॉर्डिंग थी, कैसेट्स जो है, क्योंकि मुझे पता था कि वो बाद में इनके साथ मेरे पास वापस आ जाती है। इसलिए दी थी। तो जो है वो बात अलग है कि बाद में जब हम घर आए तो मेरे को इनको दोबारा से समझानी पड़ी सारा सारी चीजें। समझाने का, गजलें तो ठीक है लेकिन समझ हमें कुछ नहीं आता उसका। फिर वो एक एक गजल का मायने समझा। एक्चुअली साहित्य का जो शौक था मुझे जी। इनसे पड़ा। अच्छा हमारे परिवार में नहीं था, मेरे पिताजी तो फौजी थे, अच्छा तो हमारे घर में इतना दूसरी तरह की किताबें थी, मतलब अच्छा साहित्य, गजलें, ये माहौल नहीं था बिल्कुल भी। तो जब मैंने पहली बार लगाया, टेप रिकॉर्डर लगाया, घर में बोल रहे ये क्या लगा दिया, ये क्या लगा दिया, अच्छा किसी को भी समझ नहीं आती गजलें हाँ। क्या। फिर साहित्य का तो मैं इनको ही श्रेय दूंगी। इनके साथ फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी। अच्छा मेरी माता जी, मदर इन लॉ, उनको बहुत शौक था, जी। वो मम्मी हमेशा कहती थी ये किताब पढ़ो, बहुत अच्छी है ये किताब, तो ऐसे मुझे भी शौक चढ़ा। फिर मैंने भी इनके साथ बहुत किताबें पढ़ी। अच्छा, तो आपने लिखी भी? नहीं, लिखे नहीं, मैं खाली श्रोता हूँ सुनने के लिए। लिखी लेकिन नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक हाँ। बहुत अच्छा जो मुझे लगता है हमारे साथ क्या रहा कि मैं कॉलेज के जाने तक मैंने बहुत अच्छा साहित्य जो है पढ़ा। मतलब मैंने कन्हैयालाल मुंशी का जी। कृष्ण अवतार की बहुत सारी सीरीज, राम कुमार भ्रमर, हमारे मतलब थोड़ा सा जैसे माइथोलॉजिकल, लेकिन माइथोलॉजी को जो आजकल के राइटर्स ने अपने तरीके से जो लिखा है, जी आचार्य नरेंद्र कोहली ने जो लिखे हैं महासमर और अभ्युदय को में उन्होंने बहुत रामायण सुंदर को लिखा। पूरा दोबारा से लिखा, और महासमर में जो है पूरे महाभारत के काव्य को 8 बड़े बड़े ग्रंथों में उन्होंने अपने हिसाब से, सिंपल जैसे लैंग्वेज में, आजकल जैसे हो रही हो महाभारत जी मनुष्य रूप में जो है लिखा मतलब उन्होंने। उनको देवता के और- रूप में नहीं, मनुष्य रूप में लेके पूरा आज के और हिसाब कन्हैयालाल टाइम के हिसाब से, मुंशी ने जो हाँ। लिखा, बहुत सुंदर लिखा। बहुत अच्छा जो है साहित्य, वो सारा साहित्य, ये नहीं कि साथ साथ में वो जासूसी नावल नहीं पढ़े, वो भी बहुत पढ़े। किसके पढ़े आपने इस राइटर? रंजीत इनके जो होते थे, देखिए, वेद प्रकाश शर्मा वेद थे, प्रकाश रंजीत शर्मा। थे, वेद प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा थे। हाँ। वेद वो प्रकाश शर्मा हमने भी और पढ़े। रंजीत खूब पढ़े, जी। लेकिन साथ साथ ये साहित्य भी इतना पढ़ा। हाँ, ये मैं जासूसी उपन्यास बहुत पढ़ा करता हाँ। था। वेद प्रकाश उस शर्मा। समय सब पढ़ते थे। बहुत पढ़ते थे उस वक्त, लेकिन मतलब ये अच्छा है कि साहित्य तो हर रोज कोई ना कोई जो है हाँ। पढ़ना ही पढ़ना है, घंटा 2 घंटा पढ़ने को। उससे क्या हुआ कि दिमाग बहुत ज्यादा खुला। मतलब साहित्य आप जितना पढ़ो उतना ज्यादा दिमाग खुलता है, मुझे लगता है। और पढ़ते मतलब पूरी रात, पता चला रात के 4 बज गए। जी जी 10-11 बजे पढ़ना शुरू किया, नींद ही नहीं आ रही है, 4 बजे तक ये पढ़ते गए नींद ही नहीं आ रही। मतलब ऐसी इतनी अच्छी शैली और इतना अच्छा लेखन। वो इस तरह से लिखते थे, वो इतना असर था उनके लेखन में कि उसको बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं छोड़ा जा सकता। हम लोग खुद मोमबत्ती में मैंने पढ़ा है उपन्यास को। दिल्ली में आ गया मैं, दिल्ली में आकर भी मैंने उसी में मोमबत्ती में पढ़ा है काफी बार। हर जगह तो अच्छी नहीं थी लाइब्रेरी। तो ये है कि पढ़ना जो है आदत में अगर शुमार कर लें बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है। बल्कि मुझे कई बार लगता है कि मैं अब लिखने लगा हूँ तो पढ़ने की आदत थोड़ी छूट गई है। हम्म, ये भी एक कमी है, जी 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 जी। लेकिन तो मैम ने आपको साहित्य में किस तरह से सहयोग किया? सुनकर? हाँ, सुनकर, और अगर कोई शेर इनको नहीं ठीक लगता तो बिल्कुल बोल देती है कि ये जो है ये मजा नहीं आ रहा इसमें। अच्छा, तो ये कहना चाहिए कि आपके कलाम को समीक्षा के तौर पर इन्होंने सुना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर पत्नियां पति की बात को पसंद नहीं करती हैं, वो उनको काट देती हैं। तो इससे ये समझ लीजिए कि इससे और पति को प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छा लिखूंगा, इसको काट कर दिखाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि आप तो बहुत ज़्यादा जो है
दया के पात्र हैं कि आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ा, आपने वो सेलेक्टेड लिखा जो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है। और हर कदम पे जैसा भी जो है समय रहा है जिंदगी के इतने वर्षों में, ये तो होता नहीं है कि सब कुछ जो है वो अच्छा ही अच्छा होता है। जी जी जी, लेकिन उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी के अंदर, और हर समय बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। आप एक आध बात का जिक्र कर सकते हैं, कोई ऐसे पड़ाव का जहाँ आपको लगा हो कभी? आप सही बात बताऊँ, जी। हम जब मैं पहली बार दुबई गया जी तो यहाँ से तो चले गए कि चलो देख के आते हैं क्या है मस्ती मस्ती में। जी, वहाँ गया तो वहाँ मेरे को लगा मैं कहीं मेरा ये गलत डिसीजन हो गया। मैं कैद में आ गया। हाँ, क्योंकि वो तो सिस्टम वहाँ उस वक्त 92 में वही था। जी गए तो आपका जो है पासपोर्ट उन्होंने ले लिया। हाँ, ले लेते। हालांकि मैं बहुत हाई पोजीशन में गया तो भी उन्होंने ले लिया। जी, तो फिर जो है इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी कि नहीं रुको। मैंने कहा मैं रुकूंगा अगर 10 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ आ सकते हो तो। अच्छा पासपोर्ट इनका तैयार नहीं था, अच्छा, लेकिन उस 10 दिन में अप्लाई किया हुआ था। तो उस 10 दिन में जाके चंडीगढ़ से पासपोर्ट बनते थे, चंडीगढ़ जाके पासपोर्ट ऑफिस में बैठ के 3 दिन अपना पासपोर्ट बनवा के मेरे को भेजा और मैंने अप्लाई किया इनका वीज़ा और जो है वो आ गई। फिर कंपनी ने कहा कि भाई नहीं, हम तो आपको ये वाली एकोमोडेशन देनी थी, अब आप पत्नी के साथ रहना तो अपनी एकोमोडेशन खुद ढूंढो। तो शेयरिंग में मैंने कहा, हालांकि मैंने कहा कि वापस अब वापस नहीं जाते, आ गए हैं तो संघर्ष करेंगे। शेयरिंग में रहे हम। अच्छा, उसी शेयरिंग में मेरे दोस्त भी आते थे, वहीं रहते थे साथ में, लेकिन उनके लिए भी सब कुछ करना, मेरे लिए भी करना और खुद भी जॉब पे जाना। अच्छा, आपने भी वहाँ जॉब किया? हाँ, टीचिंग करा। लेकिन हर परिस्थिति में, हर माहौल में जो है आपके कांधे से कांधा मिला गया। हाँ, जहाँ आपको जरूरत थी आशीर्वाद की, देवी के, वहाँ देवी ने आपको आशीर्वाद ही नहीं दिया बल्कि छत्र छाया भी दी, पत्नी के रूप में। हर समय हंस के ही बिताया। जैसी भी परिस्थिति रही है, कभी भी जो है ऐसा नहीं हुआ कि हम उस परिस्थिति में बैठे हों उसको घुट लेके रो रहे हैं ना। हर परिस्थिति को जो है हंस के जो है गुजार दिया। ये आपका आधा अंग बनकर रही। बिल्कुल, आधे से ज्यादा ही मैं कहूँगा। हाँ, देखिए, हर कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ है। ये अगर दोनों का ही होता है एक्चुअली। अगर है तो मेरे ख्याल से भारतीय तो ज्यादा है। ये भारतीय ये नारी ये परंपरा में ज्यादा है, क्योंकि आपकी मम्मी का, फिर आपकी पत्नी का, और मेरे ख्याल से आपके परिवार में या आपके आसपास आपने मैम से सुंदर उस वक्त तो किसी को देखा नहीं होगा। कोई सुंदर नहीं हो सकती, चाहे वो फिल्मी पर्दे पर क्यों ना हो। आप जो है वो झगड़ा कराने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे बचपन से इंसान जब आँख खोलता ना जी, तो मेरे हिसाब से माँ से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं होता उससे। देखिए, वो तो एक रिश्ता है, वो एक रिश्ता है। और बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी आदतें, ये आप जैसे मर्जी कहो, आदतें उसकी और उसकी तरीका, उसका जो एक वो हमारे ना बौथड़ा आना, अक्स जिसको कहते हैं, कहीं ना कहीं उस अक्स से मिलता जुलता कुछ देखता होता ना तो इंसान को फट पसंद आ जाता है। जी, अच्छा, आपने देखा कि आपकी मम्मी से जैसी देवी जो है एक अलौकिक देवी पत्नी, हो सकता है ये शब्द भी इनके लिए छोटा पड़ता हो, और ऐसा मुझे लगता है कि वो पहली नजर में ही हो जाता है। जी जी अगर जी, होना हो तो। ये बात तो है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने वो पहली गजल मैम को क्या सुनाई थी? क्या हम भी वो सुन सकते मैं हैं? आपको सुनाता हूँ। जो पहले मैंने कुछ लाइनें जो है, 4 लाइनें हैं, बहुत ज्यादा लाइनें नहीं है। आप उनको देखकर पढ़िएगा, मुझे देखकर नहीं। हाँ, कि कुछ भी मांग लेने के लिए जानना चाहा कायनात ने, कैसे बनेगा एक लम्हा पूरी जिंदगी। हाँ, कि कुछ भी मांग लेने के लिए जानना चाहा कायनात ने, कैसे बनेगा एक लम्हा पूरी जिंदगी। मैंने लिखा सादे कागज पर तुम्हारा नाम, मैंने लिखा सादे कागज पे तुम्हारा नाम, डाल दिया ऊपर वाले की नीली पेटी में।
वाह वाह वाह, नीली पेटी का जवाब नहीं आपने, नया। कि मैंने सादे कागज पर लिख दिया तुम्हारा नाम, डाल दिया ऊपर वाले की नीली पेटी में, तब से घूमता है खुदा मेरे पीछे सब कुछ दे देने के लिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। कि तब से घूमता है खुदा मेरे पीछे सब कुछ दे देने के लिए, सोचता हूँ तुम हो, प्रेम है, और क्या है जो मांग सकूं उससे। अच्छा, वो गजल कौन सी सुनाई थी आपने जब वो? गजल तो मैंने तो इनको नहीं, कहा फिर था। भी बहुत ख्याल रखा शुरू तो से। आप बताइए, आपने पहले इनसे जब वार्तालाप किया तो आपने क्या खाने के बारे में पूछा कि आपने खाना खाया नहीं खाया? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इनको हम जब हम घर आए जी अपने, तो मैंने इनको बोला कि अब आप आराम करो, क्योंकि हमने जो है वो दिन में शादी करी। शादी कहाँ हुई थी आप? हम फरीदाबाद में ही हुई। हम अच्छा। जो है वो बारात लेके इनके घर गए। फरीदाबाद में ही इनका परिवार भी परिवार भी फरीदाबाद में रहता है, इनका परिवार तो यहाँ पड़ोस में रहता है। अच्छा नहीं, पहले दूर थे। पहले 2 नंबर में रहते थे के ब्लॉक में। अच्छा, पहले तो दूर थे। 1-1.5 फिर वो किलोमीटर करीब आ गए कि मैं अब रिश्ता हो गया तो और करीब आ और गए। करीब आ गए। तो इसका अब ये तुम्हारा घर है, अब आराम से रहो यहाँ पे। अच्छा, कह दिया। पहले दिन ही बोला, ये मैं थोड़ी रुआसी हो रही थी तो दुखी थी बहुत, घबराहट होती है घबराहट होती है। जी। उसका बदला आपने ये दिया कि आप दुबई फौरन पहुंच गए इनके बुलावे पर। हाँ। हाँ। इनको मैंने चंद लाइनें कही थी जब हम थे हाँ। कि सर्द हवा में गर्म चाय का थर्मस भर चलते हैं। अच्छा, सर्द हवा में गर्म चाय का थर्मस भर भर। चलते हैं, और पंख लगाकर तितली जैसे चल अंबर चलते हैं। वाह वाह वाह। और खिड़की खुली देखकर उस दिन शाम लपक कर आई। कि खिड़की खुली देखकर उस दिन शाम लपक कर आई, और हाथ पकड़कर बोली बेटा चल छत पर चलते हैं। अरे अरे, तो बस तब से हम फिर छत पर जो है वो हाँ, छत पर जाया करते थे। छत पर जाया करते थे। हाँ, परिवार बड़ा था परिवार और हमारा मतलब घूमने के लिए इधर उधर निकलने से बेहतर ये था कि शाम को छत पे चले जाएं। नहीं, परिवार हमारा बहुत अच्छा था, बड़ा परिवार था, और बड़ा परिवार था। कोई इन्होंने कभी भी हमारे को ऐसा नहीं हुआ कि जो है वो, क्योंकि मेरा क्या है, हमारे बच्चे, क्योंकि हमारा कंबाइंड फैमिली थी, बच्चे, मैं सबसे छोटा, जी। शादीशुदा नहीं, तो सारे बच्चे जो है वो मेरे साथ थे। जी जी जी। तो हमारी तो जब शादी भी हुई हाँ, तभी भी बच्चे जो है मेरे साथ सोते थे आके। अच्छा। फिर हम उनके सोने का इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे। जी जी जी। तब उनसे कोई बात कहें तो फिर जो है वो सो जाते थे, फिर जो है वो मम्मी उठा के ले जाती थी, तब हम बातचीत करते थे। अच्छा। लेकिन ये कि बहुत आनंद में हमने बिताया, कभी कभी ऐसा हुआ नहीं कि जो है अरे खुश है, बहुत बहुत है, बहुत अच्छा। जी जी। आपने वो क्या सुनाया था सबसे पहले? मैंने सबसे पहले तो जो मैंने आपको पहले जी। छंद मुक्त सुनाई वही सुनाया था। अच्छा, और उसके बाद वो गजल कैसे समझाई आपने उनको? वो तो हाँ, वो फिर हमने कहा कि चलो ये कहते वहाँ पे सुनता है कोई, कोई सुनता नहीं है, तो कह रहे वहीं से सारी कैसेटें वहीं से ले आओ, अच्छा। फिर यहाँ सुनेंगे। अच्छा। फिर हम ये लगाते थे शाम को, फिर ये समझाते थे, फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। गालिब का तो कौन सा आपने शेर समझाया था इनको जो एकदम इंटरेस्ट आने लगा? इनको बहुत, मतलब मेरे को लगता है कि करीब करीब सारी गजलें उस वक्त हमने जो है वो इतनी बार सुनी होंगी कि बहुत ज़हन में जो है वो गजलें गैस हो सही गई। बात है। अब क्या है, अब गाली ये वो गजलें तो कभी सुनते ही नहीं है, अब हम सिर्फ इनकी गजलें सुनते हैं। ये अपनी गजलें समझाते हैं ये। तो आपने इस किताब में से क्या क्या सुनाया है मैम को? सब कुछ सभी को सुनाया हुआ होगा। अच्छा, आपने माँ के ऊपर इसमें एक हाँ। कविता लिखी है, ये क्या था, वो भी आप हमसे साझा करें। मेरी माँ को बहुत शौक था कि जो है मैं लिखता हूँ तो भी एक किताब हाँ। छापूं, अपनी किताब। मैं बहुत रिलेक्टेंट होता था, जॉब करता होता इंसान तो सोचता है ठीक है कर लेंगे, लिखता हूँ, अपने लिए लिखता हूँ। तो फिर मेरे मन में आया कि चलो एक जो है वो किताब छापते हैं, लेके आते हैं। और उसी दौरान जो है माँ की फिर मेरे मृत्यु हो गई। तो फिर मेरा जो है कौन वो से सन में उनकी मृत्यु हुई? 2013 में। तो फिर इनका मूड तो फिर जो छूट है गया, वो मन जो है वो, नहीं देखना चाहते थे। लेकिन मन बहुत ज़्यादा मेरा जो है वो उनकी डेथ के बाद जो है मतलब कोई
6-8 महीने 1 साल तक में जो है वो लगता नहीं था कि नॉर्मल जो है वो नहीं हो पाया। तो तब मैंने जो है वो बहुत कुछ छंद में और उसमें जो है डायरी के फॉर्म में लिखा। तो बहुत टाइम बाद फिर जो है 2019 में फिर जो है, बल्कि अनीता ने बहुत बार कहा, इसी ने प्रेरित किया कि भी आपने अब बताया इनका नाम मैम का जैसे हाँ ये अनीता है, हाँ, पूरा नाम बता दीजिए अब। अनीता है तो अनीता है, नासवा। अपने आप में एक संपूर्ण नाम है अनीता। हाँ मैं अपना नाम दे के जो है इनको क्यों जो है वो करूँ। नहीं, आपको किसी नाम की मेरे ख्याल से आवश्यकता भी नहीं। आपका नाम जो है वो पूरी शख्सियत है। तो फिर इनके कहने पे और उस वक्त फिर जितनी भी ये गजलें जो और भी जो कुछ उस माता था, समय सोचते थे वो लिख देते थे, जो मतलब इनके जहन में आता था माँ के लिए, फिर वो- उस पे उसको कविताएं। ये श्रद्धा सुमन आप हमसे भी साझा कीजिए। ये पहली जो है वो मेरी जो है वो थी, तो डेट वाइज मैंने फिर इसमें उतारा और उसको उसी तरह से लिखने की मैंने कोशिश करी। देखिए, अगर कोई भी आप रचना लिखते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी आपको बताया कि आप उस पर तारीख जरूर डाल दीजिएगा। और मैं ये समझता हूँ कि आप सिर्फ अंग्रेजी की तारीख न डालें, हिंदी महीना भी होता है सावन भादो, उसकी भी आप तारीख सम्मत आपको याद होना चाहिए, ताकि ये आने वाली नस्लों तक जिंदा रहे। बिल्कुल। सम्मत हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है तो उसका होना चाहिए। 13 तारीख को जो है मेरी माँ की जो है वो डेथ हुई थी। जी। तो मेरे उस वक्त जो है जब मैं अब पहुंचा यहाँ पे, मेरे को खबर मिली दुबई में, सुबह करीब ऑफिस जाने के लिए मैं तैयारी हो रहा था। तो मेरे को बताया नहीं उन्होंने कि जो हाँ, है इनको वो ये नहीं बताया, नितिन को हमें बताया, तो हमने इनको बोला नहीं, बस ये बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है तो चलना पड़ेगा। मुझे मतलब वो यहाँ आके ही जो है वो पता लगा कि वो एक्सपायर हो चुका। हाँ तो उस वक्त मेरे दिमाग में जैसे आया कि एहसास तो मुझे भी हो रहा था पर मन मानने को तैयार नहीं था। कि एहसास तो मुझे भी हो रहा था पर मन मानने को तैयार नहीं था। शांत चित्त तू जमीन पर लेटी थी, मुंह से बस इतना निकला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मुंह से बस इतना निकला, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सब रो रहे थे, आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। तेरे पैरों को लगातार हिलाता रहा, अचानक तू मुस्कुरा के बोली, बताती तो क्या कर लेता। बताती तो क्या कर लेता। जब तक आंख उठाकर तुझे देख पाता, तू फिर से चिर निद्रा में लीन। सच बताना माँ, तू मेरा इंतजार कर रही थी ना। मैं दोबारा कह नहीं पाता हूँ, वो मन भरा था बार बार जो है ये। तो देखिए, माँ जो है ना, पिता हमारे एहसास में होता है, लेकिन माँ जो होती है ना शरीर की रग रग में होती है। पिता जो है वो हमारे एहसास में होता है। हम जब भी हमें ये एहसास होता है कि हम कमज़ोर हैं और हम अपने पिता को याद करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वो साया अभी भी हमारे ऊपर मौजूद है। लेकिन जब दुनिया से माँ चली जाती है तो ये महसूस होता है अब ना तो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है, ना सर के ऊपर आसमान। माँ के जाने का जो दुख है और ना उसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। तो कभी साहित्य में और ये पारिवारिक जिम्मेदारियों में ऐसा कोई द्वंद्व हुआ आपस में, साहित्यिक जिम्मेदारी निभाने में और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में? नहीं, ऐसा कभी मौका आया तो नहीं, चलता रहा। बस ये कि काफ़ी बीच बीच में कई बारी बस वैसे ही कम हो समय तक जाता नहीं है। लिखा, कम हो गया, ऑफिस की जिम्मेवारी ज़्यादा आ गई। अच्छा, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये कि मेरे को इतनी हाँ, पत्नी जो है मेरे हाँ। साथ हैं, हम सफर है मेरी, और हम दुआ करते हैं हमेशा आपके साथ रहें। हर पल आनंद से बीता। मुझे लगता है उपलब्धि जो है वो सफर तय करता है। कोई एक पल, कोई एक माइलस्टोन ले लिया आपने, वो नहीं तय करता। हाँ, ये पत्थरों में देखिए, हम लोग तो वो हैं कि पत्थरों में मुकद्दर नहीं देखते बल्कि पत्थरों में भगवान देखते हैं। मैं यही कहूँगा कि जो उपलब्धियां हैं वो होता है इंसान का कार्य, साथ
और साथ में ये साथ देना जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप अपने बच्चों का भी हमें बताइएगा, जिक्र कीजिएगा कि आपकी कितनी संतानें हैं, आपकी अपनी संतानें, मेरी दो भाइयों की संतानें हम आपसे बाद में पूछेंगे इसके बारे में। मेरी दो पुत्रियां हैं जी तो बेटियां हैं मेरी। एक जो है दुबई में है, मैरिड है, जी। और 8 वर्ष हो गए उसकी शादी के, 9 वर्ष हो गए कॉलेज उनके। में यूनिवर्सिटी वो कॉलेज में जो है वो लेक्चरर है दुबई में। दुबई में। एक और छोटी बेटी जो है वो यूके में है। वो जो है वो वहाँ के जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है वहाँ पे एज ए साइकोलॉजिस्ट जो है वो। अच्छा, उनका नाम भी बता दीजिए आप। बड़ी वाली का नाम मध्यमा गांधी। और अच्छा, हाँ, ये गांधी क्यों लगाया आपने उनके नाम? उसकी जो मैरिज जो है वो गुजराती अच्छा, परिवार में है, तो वो गांधी है इसलिए। तो वो जो है वो डॉक्टर कौन सी वाली है? वो जो छोटे डॉक्टर नहीं है लेकिन उसने साइकोलॉजिस्ट है। अच्छा, क्लिनिकल काउंसलिंग करती हैं बाकायदे। हाँ, तो वो यूके में जो है वो। उनका क्या नाम है? वो वृंदा नस्वान। अच्छा, वो भी वैसे एंगेज हो गई है, उसकी भी जो है अभी पिछले महीने जो है, पिछले हफ्ते जो है शादी तय हो गई है। हाँ, मतलब रोका हो गया है जैसे। बड़ी वाली बेटी के आपने बच्चे का जिक्र किया, क्या नाम है उसका? नहीं, उनके अभी जो है वो अच्छा है, अभी वो आनंद ले रहे हैं। अच्छा, अभी शादी हुई है। नहीं, शादी को तो हो गया 8 वर्ष। अच्छा, चलिए, विदेश में रह के जरा सा यही हो जाता कि थोड़ा सा कल्चर से दूर हो जाते हैं लोग। नहीं, कल्चर से बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं बहुत जी, क्योंकि परिवार मतलब माहौल हमारा ऐसा रहा कि साहित्य और आपस में आना जाना और परिवार के साथ मिलना जुलना बहुत जुड़ाव रहा दोनों परिवार से। अच्छा, बाकी परिवार में और भी बच्चे हैं, आपके भाइयों के बच्चे हैं, आप किस बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं ये बताइए, कि वो परिवार को या खानदान को या भारत के लिए? मैं आपको सही बात बताऊं कि हमारे परिवार में जितने भी बच्चे, क्योंकि सबकी परवरिश सब माँ बाप ने बहुत अच्छे से करी जी, और हर कोई अपने परिवार में अपने माता पिता का अच्छे से ध्यान रखता है। ये बहुत बड़ी बात मुझे लगती है। जी हाँ, ये प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज परिवार में हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IIT किए हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं मेरे भतीजे। अच्छा, लेकिन अच्छी लेवल, अच्छी पोजीशंस पे होने के बावजूद भी जुड़े हुए हैं अपनी जड़ों से, अपने माता पिता। बहुत बड़ी बात है जो मुझे लगता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि परिवार में एक बच्चा जो है वो कद तय करता है माँ बाप का, और बाकी बच्चे जो है वो माँ बाप को एक पेड़ की शक्ल में जो डालें निकलती हैं वो उसकी जड़ों को छांव देते हैं। यानी ये एहसास होता है, तो एक ही बच्चा कोई परिवार में ऐसा होता है जो माँ बाप के कद को तय करता है, बाकी बच्चे जो है वो छांव देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए भी दुआ करें, और मैं समझता हूँ कि भारतीय परिवार के लिए भी ये दुआ करें। आप जहाँ भी रहें परिवार बनकर ही रहें, और हमें भी दूर ना रखें इस चीज़ से। बिल्कुल, हमें भी इसके लिए दुआएं करते रहें और आशीर्वाद अपना देते रहें। पूरा तो परिवार है, बल्कि विदेश में तो भारतीय आपस में बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, मिलके रहते हैं। हाँ, मैं परिवार की तरह रहते हैं। बिल्कुल परिवार। हाँ, मैंने वहाँ देखा है, गल्फ में भी लोग जिक्र करते हैं इस बात का, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे दूसरे हर देश त्योहार मनाए जाते हैं। सब जी, हर त्योहार और अच्छे से मनाए जाते हैं, और सब आते हैं। कोई रिलीजन, संस्कृति, इलाका, कोई बैन, कोई बैरियर नहीं। देखिए, ये जहाँ पाबंदियां हैं वहां बैरियर लग गया, जहाँ पाबंदियां नहीं है वहां कोई बैरियर नहीं है। इंसानियत जो है अपने आप में एक मजहब है, और मोहब्बत अपने आप में एक मजहब है। और ये अगर मैं ये कहूँ तो ये बात भी कंप्लीट ना होगी कि ये जो भारतीय संस्कृति है ये अपने आप में एक मजहब है। बिल्कुल है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमने आपसे ये बहुत सारी बातें की हैं, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आपके बाद में 3 जनरेशन के बाद जो चौथी जनरेशन आएगी, आप उसके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं?
देखिए मुझे आपके बच्चे, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, आप मैं- उनको क्या? मैं आपको देखिए बहुत बिग एक मतलब थोड़ा सा अलग हटके भी बोलूँ, जी जी जी। जो आने वाली जनरेशन जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा समझदार निकल रही है, जी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम अपने ज़माने में इंटेलिजेंट थे, एक लेवल से ऊपर अपने आप को रख सके, लेकिन आने वाली जनरेशन हमसे बहुत छोटी होने के बावजूद भी हमसे Advance है। बहुत आगे है और हर सही गलत का फैसला करती है और कर सकती है। थोड़ा सा अपने अंदर जरूर देखना होगा हमको, अपने आप अपने साथ ईमानदार रहना होगा, जो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अपने साथ ईमानदार रहना बेहद बहुत जरूरी ज़रूरी जड़ों है से जुड़े रहे। और जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमारी इतनी लीगेसी, हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी गहरी है कि हम उससे ही पूरी दुनिया को इम्प्रेस कर सकते हैं और दुनिया से बहुत आगे जा सकते हैं। और वो मैंने तो अपने आप को देखा है। मैं जहाँ काम करता था वहाँ हमारे पास कम से कम 15 देश के लोग थे। 15 देश के लोग भी ऐसे ऐसे, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह के लोग, लेकिन जहाँ एक तरफ ये माना जाता है कि भाई नहीं, भारतीय अगर आ रहे हैं तो भारतीय जो है वो थोड़े दब के आएंगे, या वो जो है अपने आप को, बाकी लोग जो है ज़्यादा हावी हो, हम दबे रह जाएंगे। लेकिन ना, जब भारतीय अपने उस पर जाना शुरू करते हैं तो हर तरह से नॉलेज में जो है बाकी सबसे बहुत आगे। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जज्बे से हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा इतना रिच कल्चर और इतनी वैरायटी है हमारे, हम मतलब बड़े होते होते इतना कुछ सीख जाते हैं कि उनकी बातचीत में ही इतनी व्यवहारिकता आ जाती है कि आम बातचीत के अंदर हम उनको इम्प्रेस, मतलब वो हमसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। लेकिन ज़रूरत सिर्फ ये है कि हम अपने आप से जुड़े रहें। देखिए, हमने बचपन में रामायण और देखा करते थे पड़ोस में जाकर टीवी पर। उस वक्त हर घर में टीवी नहीं हुआ करता। ठीक बात है। हमने उसको देखा है और हमने उसको जो लिया है वो संस्कार के तौर पे लिया है कि देखिए, हमारे भारतवर्ष में ऐसे भगवान भी हुए हैं कि जो अपने बाप के कहने से नहीं जाते बल्कि अपना उनका फैसला था कि नहीं, मुझे बाप के वचन को रखना है। तो हमारे यहाँ वचन की बड़ी कीमत मानी जाती है। और ये वचन जो है ना, वचन हमारे यहाँ किसी धर्म से, किसी जाति से, उससे नहीं जोड़ा जाता, विशेष जाति से ना। हमारे यहाँ धर्म जो है ना, वो ये है कि हमें माँ बाप का जो वचन है, माँ बाप ने जो जुबान दी है, उसको संतान ने पूरा कर दिया। बिल्कुल करते ही हैं, हमारे यहाँ होता ही है। ये अगर आपको कहीं मिलेगी तो ये पावर हमारे में इसलिए है क्योंकि हम अपने अंदर बहुत सारे कल्चर को समेटे। बिल्कुल बहुत। हाँ, ये जो कल्चर है हमारा, ये कहीं से हमें आया नहीं है, ये हमारे खून में है। बिल्कुल है, ये हमारी ग़िज़ाओं में है। अगर ये ग़िज़ाओं में ना होता तो अल्लामा इकबाल कोई ऐसा गीत नहीं लिख पाते। लेकिन मौलाना इस बात को जानते हैं, जो कुरान की तालीम, उसकी जो शिक्षा है, वो ये है कि जहां आप पैदा हुए हैं उससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती दूसरी। ये कुरान में कहा, तो इसी बात को अल्लामा इकबाल ने कोट किया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और बिल्कुल हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा है। आप कोई और रचना सुनाना चाहे, कोई गजल आप पढ़ दीजिए अपनी उसकी बुक की। मैं चाहता हूँ आपने जो गजल मैम को अब तक नहीं सुनाई हो या जिसको पसंद किया हो मैम ने, आप वही गजल पढ़ें। ये बहुत पहले की लिखी गजल है, लेकिन मेरे को भी अभी तक बहुत अच्छी लगती है जी। कि मखमली से फूल नाजुक पत्तियों को रख दिया। मखमली से फूल, मखमली से फूल नाजुक पत्तियों को रख दिया, शाम होते ही दरीचे पर दियों को रख दिया। और लौट के आया तो टूटी चूड़ियों को रख दिया। लौट के आया तो टूटी चूड़ियों को रख दिया, वक्त ने कुछ अनकही मजबूरियों को रख दिया। वाह वाह। और देखिएगा ये शेर ऐसे हुआ कि आंसुओं से तरबतर तकिए रहे चुप देर तक। आंसुओं से तरबतर तकिए रहे चुप देर तक, सलवटों ने चीखती खामोशियों को रख दिया। सलवटों ने चीखती खामोशियों को रख दिया। और छोड़ना था गांव जब रोजी कमाने के लिए,
कि छोड़ना था गांव जब रोजी कमाने के लिए, माँ ने बचपन में सुनाई लोरियों को रख दिया। आहा, कि माँ ने बचपन में सुनाई लोरियों को रख दिया, और भीड़ में लोगों की दिन भर हंस के बतियाती रही। कि भीड़ में लोगों की दिन भर हंस के बतियाती रही, रास्ते पर कब ना जाने सिसकियों को रख दिया। वाह 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 वाह। और इश्क के पैगाम के बदले तो कुछ भेजा नहीं, इश्क के पैगाम के बदले तो कुछ भेजा नहीं, पर मेरी खिड़की पे उसने तितलियों को रख दिया। वाह 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 वाह। पर मेरी खिड़की पे उसने तितलियों को रख दिया। और नाम जब आया मेरा तो फेर ली नजरें मगर, नाम जब आया मेरा तो फेर ली नजरें मगर, भीगती गजलों में मेरी शोखियों को रख दिया। वाह वाह वाह। तो ये आपने मैम को देख कर लिखी थी क्या? बहुत सारे शेर इसमें इनको देख के लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई और भी इनको देख के लिखी है आपने? इनको देख के तो वो अलग किताब है, बहुत सारी पर्सनल डायरी में है। मैं आपको एक छंद सुनाता हूँ। जी जी जी, सुनाइए सुनाइए। जो बहुत मुझे भी मेरे दिल के बड़े करीब रहती है। छंद बहुत करीब रहता है मेरे दिल जी के। जी। इनको भी बहुत पसंद है ये कविता। ये ये जो है- हाँ, आपने हाँ कर दी है। नवीन नहीं उस तरह की भी नहीं है, लेकिन हाँ चंद बुक है ये। नॉस्टैल्जिया लिखने की मेरे को बहुत आदत है। और उफ तुम भी ना कर, ये पता है तुमसे रिश्ता खत्म होने के बाद कितना हल्का, पता है तुमसे रिश्ता खत्म होने के बाद कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। सलीके से रहना, जोर से बात करना, चेहरे पर जबरन मुस्कान रखना, सॉरी, एक्सक्यूज मी, भारी भरकम शब्दों से संबोधित करना, शेव बनाओ, छुट्टी है तो क्या नहाओ, कितना कचरा फैलाते हो, बिना प्रेस के कपड़े कैसे पहन लेते हो, धीमे बोलने के बावजूद नश्तर से चुपती तुम्हारी बातें, बनावटी जीवन की मजबूरी अच्छे बने रहने का आवरण। उफ कितना बौना लगने लगा था, उफ कितना बौना लगने लगा था। अच्छा ही हुआ कि डोर टूट गई, अब कितना मुक्त हूँ। घर में लगी हर तस्वीर बदल दी है मैंने, सोफे की पोजीशन भी बदल दी। फिल्मी गानों के शोर में अब देर तक थिरकता हूँ, ऊबड़ खाबड़ दाढ़ी में जीन पहने रहता हूँ। तुम्हारे परफ्यूम की तमाम शीशियां गली में बांट तो दी, कि तुम्हारे परफ्यूम की तमाम शीशियां गली में बांट तो दी, पर क्या करूं वो खुशबू मेरे जहन से नहीं जा रही। पर हाँ वो धानी चुनरी जिसे तुम दिल के लगा कर रखती थी, उसी दिन से घर के दरवाजे पर टांग रखी है, पर कोई कमबख्त उसको भी लेकर नहीं जाता। अरे ये आपने कॉलेज में तो नहीं लिखी थी कि जब मैम से मुलाकात नहीं हुई थी? और वो आपको ऐसा तो नहीं है प्रेम प्रसंग नहीं रहा हो आपका कॉलेज में? नहीं, वो कई बारी जुदाई का एहसास जो है वो जब कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार जाना भी पड़ जाता है। नहीं, मुझे तो उसी वक्त की लग रही है। मैम से मिलने से पहले ही आपने ये लिखी होगी तो। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपने किस किस बड़े शायरों के साथ में, छोटे शायरों के कोई मशहूर नाम उनके साथ आपने पढ़ लिया हो? मशहूर शायर, बड़े शायर मैं अगर मतलब बोलूँ तो मुनव्वर राणा जी के साथ दुबई में जो है एक बारी सौभाग्य रहा। जी जी। और कौन से सन में पढ़ा आपने वो? ये नहीं 2013, ये 2009 या 10 की बात। अगर भाई के घर पे बैठे थे, अशोक चक्रवर्ती के सानिध्य में भी 2 बारी पढ़ने का सौभाग्य रहा जी। मतलब विशेष तो इन्हीं के साथ, बाकी बहुत ज़्यादा क्योंकि दुबई में ज़्यादा रहना होता था। जी जी तो जो है वो एक यहाँ भारत में कहाँ छुट्टियों में आते थे 2-3 महीने। तो बस वो और यहाँ भी मैं साथ आती थी बेगम साहिबा, तो शायद इधर उधर घूमना, फिर फैमिली में जाना। तो वो इतना ज़्यादा सौभाग्य नहीं रहा, लेकिन ठीक है। अब आप ये बताइए, कोई और उपलब्धि चाहते हैं आप? साहित्य में किसी के साथ पढ़ने का ड्रीम है? साहित्य में किसी के साथ पढ़ने का ड्रीम जी, कोई ऐसी उपलब्धि जो अब तक हासिल ना हुई हो आप? इतने बड़े शायर हुए हैं, मतलब हम तो उनके बिल्कुल देखिए, उर्दू अदब में कोई शायर बड़ा नहीं होता। मैं आपको बात बता दूं, उसका शेर बड़ा होता है
और उर्दू अदब जो है इस बात को जानता है कि अगर किसी ने अपनी लाइफ में एक शेर भी कहा है तो वो उसी के बराबर है, मिर्जा गालिब के बराबर, मीर तकी मीर के, और आपका मोमिन खां मोमिन के बराबर। मैं एक नाम जरूर लेना चाहूँगा, पंकज सुबीर करके सीहोर में एक लेखक हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं गज़ल। गज़ल मैंने सीखा उनसे, हिंदुस्तान में है वो। मैं पहले लिखता था लेकिन बहर में कहना, बहर क्या होती वो है। कहाँ है? पंकज सुबीर। हाँ, बहुत अच्छा। अब कहानी ज़्यादा लिखते हैं जी, लेकिन गज़ल की बारीकी जो है उनसे काफ़ी सीखी है मैंने। और एक आदरणीय प्राण जी थे, यूके के थे और बहुत अच्छा लिखते थे, उनसे काफ़ी सीखा। कुंवर बेचैन जी से काफ़ी जो है वो सौभाग्य मिला सीखने का। मतलब ये नाम ऐसे हैं जो जिन्होंने मेरे को काफ़ी जो है वो बहर की जो है वो जानकारी दी। और अब कोशिश करते हैं कि बहर में जो है वो शेर, अच्छा शेर किसको कहा जाता है ये भी उन्होंने बताया, और शेर खारिज करने में कभी भी दुख महसूस मत करो ये भी उन्होंने सिखाया। क्योंकि अपना शेर हर किसी को लगता है बच्चे की तरह प्यारा है। कोई और उपलब्धि चाहते हैं जीवन में, ऐसा जो हासिल ना किया हो उसको भी करने की तमन्ना हो? तो बहुत कुछ लिखा हुआ पड़ा है, उसको एक बार पब्लिश कराएंगे। मतलब किताब मकसद है आपका, मकसद है। बाकी तो कोई पसंद आए, लोगों को पढ़ें, लोग पढ़ सकें। पढ़ने की आदत तो हर किसी को मेरे हिसाब से आजकल ढालनी चाहिए, जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसी कोई तो आप और किसी के साथ पढ़ना चाहते हैं? कभी मेरे को लगता नहीं है कि मैं मंच पे जाके पढ़ सकता हूँ, सुनता जरूर हूँ मंच पे जाके। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, आपने जो लिखा है वो कोई और नहीं लिख सकता, वो कोई और प्रेजेंट कर। हमारे उस्ताद मोहतरम ये समझाया करते थे, ये कहा करते थे, जावेद जो आपने लिख दिया वो कोई और नहीं लिख, तो इसलिए आप ये सोचो ही नहीं कि आपसे बेहतर कोई लिख सकता तो लिख कर उसने पढ़ दिया होता। तो हम कब तक आपकी किताब की उम्मीद करें? देखिए, इस साल आ जानी चाहिए। मेरे पास बहुत अच्छा संकलन गज़लों का तो हुआ पड़ा है। अच्छा, 500-700 हज़ार गज़लें हैं। तो आपने गज़ल भी कही हैं, छंद मुक्त कविताएं भी कही हैं। मैं बल्कि पिछले दिनों भगवान शिव की बड़ी कृपा रही मेरे पे। भजन भी आपने कहे हैं? नहीं, मैंने शिव के ऊपर जो है कुछ क्या हुआ कि हमारा जो ये एक शेर मुशायरा चलता है, इसमें उन्होंने एक बार बहर दी, बहरे कामिल। आप तो जानकार हैं, तो बहरे कामिल जिसपे डॉक्टर बशीर बद्र ने बहुत काम किया है। जी। तो वो लिखते हुए उन्हीं दिनों मेरा कार्यक्रम बन रहा था। भीमा शंकर एक जो है ज्योतिर्लिंग है, वैसे 12 ज्योतिर्लिंग जी उसमें हैं भारत में। तो मेरे ईश्वर की कृपा से 11 ज्योतिर्लिंग हो गए थे, तो वो नहीं हुआ था। तो ये था कि वो जाना है, ज्योतिर्लिंग जाना है देखने। तो वो कार्यक्रम बना जी, ये अभी की बात। तो उससे पहले वैसे ही भगवान शिव की कृपा हुई, तो और तभी वो बहरे कामिल उन्होंने दी। तो मैं उसमें एक शेर में लिख रहा था। एक शेर लिखते लिखते मैंने शिव पे जो है एक शेर लिखा उस पर, और वो मेरे को इतना मतलब अच्छा लगा। मेरे को लगा नहीं, मैंने बहुत पढ़ा शिव को, मतलब क्योंकि मेरे को आदत है पढ़ने की, तो मैं लॉजिकल पढ़ता रहता हूँ। तो उसके बावजूद फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मैं जो शिव पे मेरे को लिखना चाहिए। तो वो शिव की ही कृपा हुई कि जो है वो बहरे कामिल में मैंने बहुत मतलब लिखना शुरू किया। और आप अगर आप कहें तो मैं 2-3 जी आप अता कीजिए। मैं तो इसको सरस्वती माँ का मानूंगा, शिव जी के। आपने अगर उनके लिए कुछ लिख दिया तो नहीं, ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के उनका व्यक्तित्व जो है इतना विशाल है। हमारे यहाँ तो दुनिया में पहले ऐसे देवता हैं जिसने जहर को पिया। बिल्कुल। कि तू समाधि रूप में शंकरम, कि तू समाधि रूप में शंकरम, तेरा लिंग स्वरूप शिवम शिवम, तू ही डम डडम, तू ही बम बम, तू त्रयंबकम, तू शिव शिव। वाह वाह वाह। ये इसका शुरुआत है। मैं आपको इसके कुछ चंद पढ़ के सुनाता हूँ। जी। कि तू पुराण है, तू नवीन है, तू प्रगट में हो के विलीन है। वाह। कि तू पुराण है, तू नवीन है, प्रगट में हो के विलीन है, हाँ। तू ही चिर समाधि में लीन है,
हाँ ये जगत भी तेरे अधीन है, हाँ तू ही ज्ञान ध्यान प्रवीण है, तू ही शुंभ शुंभ महेश्वरम, वाह 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 तू ही डम डडम, तू ही बम बबम, तू हाँ। त्रयंबकम, तू शिव शिवम। वाह 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 वाह। और देखिएगा कि ये त्रिनेत्र नेत्र जो खुल रहा, हम्म, ये त्रिनेत्र नेत्र नेत्र जो जो खुल खुल रहा रहा, वो अगन है, घोर प्रचंड है। हाँ ये सती के दाह की भस्म है, हाँ ये ललाट का जो त्रिपुंड है। हाँ ये सती की दाह की भस्म है, हाँ, ये ललाट का जो त्रिपुंड है। तू ही खंड खंड अखंड है, तू ही देव देव त्रिलोचनम, तू ही डम डडम, तू ही बम बबम, तू त्रयंबकम, तू शिव शिवम। और एक और देखिएगा कि तू उदय न अस्त में शेष है, तू उदय न अस्त में शेष है, तू प्रलय विनाश प्रलेश है, तू ही शब्द अशब्द विशेष है, तू ही ब्रह्मनाद में लेश है, तू भवेश शेष महेश है, तू ही सर्व बंध विमोचनम, तू ही डम डडम, तू ही बम बबम, तू त्र्यंबकम, तू शिव शिव। वाह 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 वाह। तो ये शिव की कृपा से जो है मैं चाहता था कि पूर्ण हो, तो ये अभी इस पे काम चल रहा है 16-17। आपने देशभक्ति पर भी कोई कविता लिखी? हाँ, देशभक्ति हाँ, पे जो है मैं आपको, हाँ देशभक्ति पे बिल्कुल मैंने लिखा। और देखिए, एक शेर भी देशभक्ति पे लिखना जो है वो शायर के अपने जज्बात हैं। आप मलेशिया में रहते हुए देश पे अगर कुछ लिख रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने मलेशिया पर न लिखा हो, आबू धाबी पे न लिखा हो, आपने वो भी लिखा मैंने हो। दुबई में छंदमुक्त लिखा है, छंदमुक्त लिखा, लेकिन वो दुबई के लिए प्रेम को नहीं, दुबई के लिए नहीं, प्रेम में जोड़ के लिखा है। अच्छा। और अब वहाँ जो है आप मलेशिया में, तो वहाँ के लिए कुछ लिखा है? मलेशिया के लिए तो उसका चित्रण दोनों जगह का होना चाहिए ना। मलेशिया का भी चित्रण होना चाहिए। देश के लिए हाँ, मैं वहाँ आके तो नहीं लिख सकता। आप ही लिख सकते क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो, आपने वहाँ का कल्चर देखा है, अर्कियों का कल्चर आपने देखा है, तो आप किसी का लिखेगा कौन? मैं एक्चुअली गद्य नहीं लिख पाया और ना ही जो है वो वैसे लिख पाया। आप चाहे गद्य लिखिए चाहे कुछ भी लिखिए, लेकिन आप उसको लिखिए जरूर, और वो आप उस आने वाली किताब में उसमें पब्लिश कीजिए उसको। आप उनके कल्चर के बारे में, जो आपके साथ लोगों का वहाँ का व्यवहार रहा है, वहाँ का जो कल्चर है भारत से जाने वालों का, और उनके साथ मिलके जो ये कल्चर बनता है, इंडो इस्लामी कल्चर, आप उसको जरूर लिखिएगा। मलेशिया के भी कल्चर को लिखिएगा। मलेशिया में तो कर बहुत अच्छा है। हाँ, तो जैसा भी कल्चर है आप नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? आप वहाँ रह रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं। मैं आपको देश पे सुनाता हूँ। जी जी देश जी। पे काफी मैंने काफी कुछ लिखा, लेकिन कि हम कहाँ कहते हैं केवल स्वयं का ही त्राण हो। हम कहाँ कहते हैं, हम कहाँ कहते हैं केवल स्वयं का ही त्राण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। हम तो ये देखिए भारतीय ही बोल सकता है, क्योंकि मंदिरों में हम मतलब हर रोज सुबह बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मतलब ये हम बोलते हैं सुबह जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर आरती खत्म करने के बाद हमारे होता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। देखिए, क्योंकि है सनातन धर्म जिसकी भावना मरती नहीं, निज की सोचे ये हमारी संस्कृति कहती नहीं, हो गुरु वाणी के या फिर बुद्ध का निर्वाण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण। वाह वाह वाह। कि मान खुद का ना रखा तो कौन पूछेगा हमें, मान खुद का ना रखा तो कौन पूछेगा हमें, हम नहीं जागे तो फिर इतिहास खोजेगा हमें। दृष्टि चक्षु पर धनुर्धर, लक्ष्य पर ही बाण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। कि कामना इतनी है बस मुझको प्रभु वरदान दे, सत्य पथ का मैं पथिक बनकर चलूं यह ज्ञान दे, देश हित कुछ कर सकूं काया तभी निष्प्राण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण। देश के ऊपर कभी कभी मन, एक बाहर रहते हुए देश की भावना मैंने देखा है हर हिंदुस्तानी की मन में जागती है। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आपके साथ बातचीत में और इस गुफ्तगू में जो है वो। देखिए, हम हिंदुस्तानियों के बीच कभी मजहब नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल सही। और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां सिर्फ मजहब की बात ना हो। वो अपने मजहब की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश का जो मजहब है
वो मजहब है, ये जो कल्चर है बाबाओं का और आपका संतों का। हमारे यहाँ संत जो है वो किसी वाहन पे नहीं जाता है, हमारे यहाँ संत पैदल जाता है। हमारे यहाँ जो संत है वो एक वक्त का खाना अपने पास रखता है। हमारे यहाँ जो संत है वो नंगे पैर चलता है, जिसके सामने जो है एक मदर टेरेसा बाहर से आई, उन्होंने ये काम किया। लेकिन हमारे यहाँ तो कभी अनाथालय ही नहीं बने हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बाहर से जब कल्चर मिक्स हुआ है, जब अंग्रेज आए हैं, उन्होंने हुकूमत की है, तब ये चीज़ आई है। हम आपका इंटरव्यू चरागे लश्कर के लिए कर रहे थे, अलिफ जीम चरागे लश्कर। ये कमेंटेड है हमारा चैनल कि हम इस पे साहित्यकारों की लाइफ, इस पे जो है सवाने उम्री उर्दू में कहा जाता है, उसकी ज़िंदगी के वो ख़ास पल, जो मरहले उसकी ज़िंदगी में आए, जो परेशानियाँ या जिस मुकाम पर वो पहुँच गए या जिस चीज़ को वो पाना चाहते हो, उसके लिए है। और जो लोग आम तरीके से नहीं आ पाए, जैसे आप हमेशा डाइस पे नहीं रहे, आप दुबई में रहे तो भारत से कि यहाँ कवि सम्मेलन से नहीं जुड़ पाए, मुशायरों से नहीं जुड़ पाए, तो हमारा चैनल कमेंटेड है ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा कि उनको रोशनी मिलेगा और हम दिखाएं कि ये है वो साहित्यकार जिनसे भारत को जाना जाता है। तो बहुत कुछ मशहूर नाम जो है ना, वो बहुत बहुत जो है, जो आप काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग जो है वो काम कर। चीज़ है, वो हमारी कमी है कि हम लोग हर काम के लिए गवर्नमेंट को देखते हैं। बिल्कुल हमें नहीं देखना चाहिए। हमें भारत के भविष्य के लिए ये काम करना होगा कि हम उनके किए हुए काम को दुनिया के सामने लाकर आए, उनके लिखे हुए को दुनिया के सामने। और देखिए, जो शायर होता है ना, एक संत की तरह है। भले ही ये सूट पैंट पहने हुए हो, लेकिन अंदर से ये संत ही होता है। तो वो जो कहता है, जो करता है, वो समाज के लिए। समाज उसका एक आईना है, वो उस आईने में जो देखता है वही कहता है। तो हमें उनके लिए काम करना है। कुछ लोग हैं बहुत बहुत पैसे लेते हैं। उर्दू अदब में भी बहुत ऐसे नाम हैं, हिंदी अदब में भी बहुत ऐसे नाम हैं, मगर ऐसे भी लोग हैं हिंदी अदब में जो अपनी जेब से खर्च करके आते हैं। आप यहाँ भारत में तशरीफ लाए, आपने अभी अभी एक प्रोग्राम पढ़ा, आप इतनी दूर से यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो हम लोग सोच नहीं सकते कि आप जो है ये सिर्फ इसी धरती का पुरुष कर सकता है और स्त्री कर सकती है। मैं यही कहूँगा, भारतीय संस्कृति में मेरे बड़े भाई, आप चरागे लश्कर के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप इतना, जावेद साहब, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं साहित्य के लिए। और साहित्य तो एक जरिया है, दरअसल आप जो है वो समाज के लिए काम कर रहे हैं जी। आप अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसी विरासत आप देके जाने वाले हैं आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को, जो इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेगी। जी। तो आने वाली पीढ़ी को भी मेरा यही संदेश है कि आप अपनी जड़ों से जुड़ें, अपने मिट्टी से जुड़ें, वापस लौटें, देखें कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उस पथ पर जाने की कोशिश करें। हाँ, विदेश में जाके विदेशी ना बने। ना, आप जहाँ रहें, आप धरोहर लेके जा रहे हैं आप अपने साथ, और ऐसी धरोहर लेके जा रहे हैं जो विश्व के किसी और देश के पास उपलब्ध नहीं है। हजारों हजारों सालों तक किसी धरती ने युद्ध नहीं किया, हमारे लोगों ने जो है युद्ध नहीं किया जाके बाहर। सबको जो है प्रेम का हम युद्ध का शिकार हुए, हम शिकार हुए प्रेम का संदेश। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे ग्रंथ, हमारी हिस्ट्री, इतना कुछ है हमारे पास जो हर कदम पे काम आता है। जी। कदम कदम पे आप जो है डिसीजन मेकिंग ले सकते हो इससे। ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास हैं
इस परिस्थिति में आपको काम करते हुए क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, वो आपको आपकी धरोहर से ही मिल जाता है। इसीलिए हम जो है इतने सक्सेस हो सकते हैं, सिर्फ अपने आप को पहचाने और जुड़े रहे। बेहतरीन काम कर रहे हैं आप जो है इस समाज के लिए, सबके लिए। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। ये अगली मुलाकात देखिए एक और शुक्रिया। कीमती साहित्यकार आपके सामने होंगे। मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आपके पास ऐसे नाम हों कि जो लोग जो है गोशा नशीनी स्तंभ वो अंधेरे में जा चुके हैं, आप उनको उजाले में लाएं। आप ईमेल के जरिए हमें सूचित कर सकते हैं। हिंदुस्तान में वो कहीं भी शख्स हैं, कोई भी साहित्यकार हैं, चाहे वो कितना ही भी छोटा नाम हो, चाहे वो कितना ही भी बड़ा नाम हो, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं भी हो, हम उस तक पहुंचेंगे। और हमारा इंशाअल्लाह ये वादा है कि हम उन तक पहुंचेंगे और उनको जो है लोगों के सामने लेकर आएंगे उनके कलाम।